गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। ठीक है, तो कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। और अभी तो जुड़ ही रहे हैं, सब आ रहे हैं, मतलब ऐसा है कि हाँ। तो कल जब हमने सेशन शुरू किया था, तो सबसे पहले तो ये हमने किया कि भाई हम लोग आज कल से मतलब जो पिलर है हम लोग का, वो कौन सा शुरू कर रहे हैं? रेनफॉल वाला। ठीक है, इस चीज़ को जो है अपने को ध्यान रखना है। रेनफॉल वाला पिलर शुरू किया कि मतलब हमें ये देखना है कि बारिश कैसे होती है। अब बारिश होने से पहले हमें, कल हमने सीखा कि सबसे पहली प्रोसेस है एवोपरेशन की। वाष्पीकरण होगा, जल वाष्प बनेगा। ठीक है, बट ये वाष्पीकरण कब होगा? जब नीचे टेम्परेचर मुझे क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ताकि मेरी एयर की जो कैपेसिटी है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं, क्षमता, वो क्या रहे? ज़्यादा रहे। और जब ये ज़्यादा होगा, तो जब ये ज़्यादा होगा तो एटलीस्ट हम ये समझ सकते हैं कि जिसे हम, जी सर, जब इसको हम ज़्यादा मानेंगे तो ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण हो जाएगा, एच आ जाएगा हमारे पास। बट यदि इसको फॉर्मूले में लगाए कि नीचे की वैल्यू कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आर एच आपका क्या रहेगा? कम रहेगा। प्रेसिपिटेशन के चांस कम होते हैं जब भी ये कम रहता है। इसका कम होना मतलब हवा में अभी और क्षमता है वाटर वेपर को होल्ड करने की, और यदि वो होल्ड कर पा रही है तो नीचे क्यों आएगी? नीचे आने की प्रोसेस को बारिश कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो वो जब तक होल्ड कर पा रही है तो नीचे आ ही नहीं रही। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इस चीज़ को जो थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हाइट पर, हाइट पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर की कमी देखी जा रही है। टेम्परेचर कम होने पर हमने देखा कि टेम्परेचर कम होना कैपेसिटी को कम करता है। वो कैपेसिटी को कम करना मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एयर अब जो है होल्ड नहीं हो पा रही है, मतलब अब हवा सैचुरेट हो चुकी है, वेपर्स होल्ड नहीं हो पाएंगे, एयर सैचुरेट हो गई है। और सैचुरेट का होना मतलब यहाँ पर याद रखना कि वो ड्यू पॉइंट आ चुका है। ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब एयर सैचुरेट हो जाती है, जब नीचे की वैल्यू कम होगी तो आर एच बढ़ जाएगा। ये भी कल सिखाया मैंने आपको, जी सर, चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को जो है अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम पूरी पृथ्वी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एयर पार्सल को लेकर बात करते हैं। एक टाइम पे पूरी पृथ्वी पे एक साथ बारिश नहीं हो रही होती। जिस जगह के एयर, कल इससे मैंने 3 अलग-अलग एग्जांपल दिए थे आपको। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो कल मैंने कुछ बातें आपसे कही कि सबसे पहले हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर जाके उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, और जब एयर सैचुरेट हो रही है, सैचुरेट का होने का मतलब होता है संतृप्त होना, और जिस टेम्परेचर पे होती है उसे हम लोग कह रहे हैं ड्यू पॉइंट, जिसे हम कह रहे हैं उषांक। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। सीधी सी कहानी है कि एयर की कैपेसिटी अब कम हो गई है, मतलब अब जो है होल्ड ना कर पाना, इट मीन दैट इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन होगा। ये वो समय है जब संघनन होगा। ठीक है, व्हाट इज कंडेंसेशन? संघनन क्या होता है? वेपर को वापस आपको किसमें लेना है? लिक्विड में लाना है। मतलब जो गैसियस फॉर्म है, गैस की जो स्थिति है, वो अब ड्रॉपलेट्स में आएगी, पानी की बूंदों में। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड बता दीजिए। और किताबें आगे की सब अभी पढ़ लो, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा प्रभु। जी हाँ, और एक आध कोई बुक खोल के बैठा हो जाए। वाटर वेपर तो कांस्टेंट है, ठीक है, पर कैपेसिटी कम कैसे होती जा रही है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ध्यान 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 से होती जा रही है। टेम्परेचर कम हो रहा है, तापमान का खेल है। हर एयर का अपना एक वेपर प्रेशर झेलने की क्षमता होती है, वो प्रेशर ही नहीं झेल पाएगी वेपर एयर। ठीक है, कल पहले इसी को मैंने सिखाया था। कल की क्लास देखो, उसी टाइम रिवाइज करो, बहुत सारी चीजें हैं, पूरी प्रोसेस है सर सब टॉपिक को समझने के लिए। मतलब आप शांति से ऑब्जर्व करेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी कठिन नहीं है, उसको पढ़ने की प्रोसेस कठिन है कि आपको समय से रिवाइज करना होगा, आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा। बस वो हम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो फिर तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो कंडेंसेशन मतलब कोई पूछ रहा है संघनन क्या है, तो मतलब वही बात जो गैस, क्योंकि अब बारिश जो आएगी वो गैस में थोड़ी आ रही है, बारिश तो लिक्विड में आ रही है ना सर, पानी की बूंद में आ रही है। तो जो पानी की बूंद है वो कन्वर्ट होना, गैस से इसमें जाना, दैट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। पर वो कंडेंसेशन कब हो पाएगा? जब एयर सैचुरेट हो रही है, मतलब अब कैपेसिटी बची नहीं है। तो जितने भी वेपर्स हैं वो एकदम जो क्लोज आने की प्रोसेस है, करीब आने की जो प्रक्रिया है, पानी के ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, इसलिए वर्ड यूज करेंगे हम कंडेंसेशन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंडेंसेशन के लिए क्या क्या चाहिए? तो घबरा मत जाना, कंडेंसेशन के लिए एयर सैचुरेट होना चाहिए, कंडेंसेशन के लिए आरएच मैक्सिमम चाहिए, कंडेंसेशन के लिए कैपेसिटी कम चाहिए, कंडेंसेशन के लिए ड्यू पॉइंट चाहिए, जो कल हमने पढ़ा। क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब क्या है? पानी की बूंद में कन्वर्जन होना गैस से, और ये जरूरी है, नहीं तो बारिश कैसे कराओगे आप? तो कल हम जो बोल रहे थे क्लाउड, मेघ, क्लाउड में मैंने आपको समझाया था हजारों लाखों पानी की बूंदें हैं क्लाउड। तो क्लाउड ही एक तरह से कंडेंसेशन का फॉर्म हो गया, संघनन का एक प्रारूप हो गया मेघ, बादल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है अपने। तो आपके सामने मैंने दो बादल बनाए हैं। पहला बादल बनाया है जो फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो है, माइनस में है, और ये जो है प्लस में अबव है। तो इसके अंदर, बादल के अंदर क्या रहेगा? पानी की बूंदें रहेंगी, और इसमें जो रहेगा वो आइस क्रिस्टल रहेगा। याद करो कि जिसका ड्यू पॉइंट इधर और इसका इधर, कल बताया था मैंने उषांक।
अब होता क्या है, छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं वो बन तो जा रही हैं, धीरे धीरे बन रही हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन चल रहा है, ठीक है, कैपेसिटी कम हो रही है, तो ये सब आप कन्वर्जन की ओर बढ़ रहे हैं ये चीज। अब मेरी बात ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि एयर का फ्रिक्शन इसको रोक लेता है, हवा जो है आसपास की जो हवा है उसको आराम से, जैसे मान लो एक कागज फेंका आपने, इतना भारी नहीं है कागज की तुरंत नीचे आ जाएगा, हवा का फ्रिक्शन उसको रोक रखता है, धीरे 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 आता है। तो ये पानी की बूंदे भी अभी तो ऊपर ही है, ठीक है, अब ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ पा रही है ये, क्योंकि अभी हवा ने इसको रोका हुआ है। लेकिन थोड़े समय के बाद टेम्परेचर जब और कम होगा और इसकी कैपेसिटी कम होगी, ये जो पानी की बूंदे हैं आपस में मिल मिलकर कोलेंस कोलिजन प्रोसेस से एक दूसरे से टकरा टकरा के एक बड़ी पानी की बूंद का रूप धारण कर लेती हैं। एक समय के बाद ये पानी की बूंद कंपैरेटिवली काफी होती हैं, छोटी हैं जब तक तो ऊपर ही हवा में तैर रही हैं, लेकिन आपस में टकरा टकरा के एक बड़ी पानी की बूंद जो है वो बन जाती है, और इतनी बड़ी बन जाती है कि एक समय के बाद ये हवा इसको रोक नहीं पाती है और फिर ये नीचे आने की स्थिति में आ जाती है, और उस नीचे आने की जो स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, वर्षण। अब नीचे या तो रेन ड्रॉप आ रहा है, नीचे या तो आइस क्रिस्टल आ रहा है, तो तुम फिर नाम अलग अलग कर देते हो, एक को रेनफॉल कह देते हो, वर्षा कह देते हो, जलवर्षा, और एक को आप स्नोफॉल कह देते हो। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बारिश है, जो भी चीज नीचे आ रही है, नीचे आने के लिए जो कॉमन वर्ड हम यूज करेंगे वो करेंगे प्रेसिपिटेशन, वर्षण। अब वो जिस रूप में आएगा वो अलग अलग रूप होते हैं, वो आगे सिखाऊंगा, बट जो पहला शब्द है ज्योग्राफी में वो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो स्टेप 1 एवोपरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, हवा ऊपर गई, वेपर ऊपर गए, कैपेसिटी कम हुई, ड्यू पॉइंट आया। स्टेप 2 कंडेंसेशन हुआ, और फिर जो ड्रॉप्स हैं वो बड़ी होती चली गई, आइस क्रिस्टल बड़े होते चले गए। एक टाइम के बाद ये जब नीचे आएंगे तो नीचे आने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना कि ये जो बादल हैं, ये जो हमें दिखते हैं वो एकदम क्यों नहीं बरस जाते, तो बहुत सिंपल गेम है, अभी वाटर ड्रॉपलेट छोटे हैं, एक समय के बाद ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं, एयर का फ्रिक्शन उसे रोक नहीं पाता है, तो फिर और ज्यादा जब कंडेंस हो जाती है चीजें तो ये नीचे की ओर आने लगता है, उसको आप प्रेसिपिटेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही आइस क्रिस्टल के साथ भी होता है, आइस क्रिस्टल आ रहा होता है नीचे, अब नीचे पहले तो छोटा छोटा है तो शायद हवा उसे रोक रही है, लेकिन एक समय के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर रोक नहीं पाती, नीचे की तरफ आ जाता है। तो जो तुम ओले बोल देते हो या ओलावृष्टि कह देते हो, तो उसका आइडिया आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट के बिल्कुल बिलो में माइनस में बना हुआ है। सो जब भी ज्योग्राफी में कहीं प्रेसिपिटेशन वर्ड मिले तुम्हें, तो एक बात अपने को बहुत क्लियरली समझना है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है कंडेंसेशन के बाद, ठीक है, इसको अभी याद रखना। अब अभी मैं और भी बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक दो चीजें अभी बाकी हैं जो हमें डिस्कस करनी है साथ में। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि कंडेंसेशन होने की शर्तें क्या है, कंडेंसेशन जो है संघनन के लिए क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ जरा, संघनन के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले एयर का ऊपर उठना जरूरी है, नीचे भी रह जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है कि सबसे पहले टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर सबको। टेम्परेचर कम होने से हमें मालूम है कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाती है, उससे हमारी एयर जो है वो सेचुरेट होने लगती है, एयर जो है वो सेचुरेट होने लगती है, उस समय जो है उसका ड्यू पॉइंट आने लगता है। आई बात समझ में, हिंदी मीडियम। तापमान हमें क्या चाहिए बेटा, कम चाहिए, क्षमता उसकी क्या चाहिए, कम चाहिए, हवा का संतृप्त होना बहुत जरूरी है, और उसका उसांक आना जरूरी है, ये तक हम लोगों ने देख लिया। और इसके बाद हम कहते हैं कि कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक कंडीशन बाकी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ, यदि 1 2 3 4 है, प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रताग्राही नाभिक की आवश्यकता है। अब ये क्या होता है समझो इसको ना, तो थोड़ा सा सुनिएगा, मेरी आवाज क्लियर है, थोड़ा कहीं बीच में लैग वैग होना तो थोड़ा प्लीज आप मतलब सहन कर लेना, आज भी इंटरनेट नहीं सुधरा है, पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा डाउन है इस समय, तो क्लास बंद करने से अच्छा मैंने सेलुलर नेटवर्क पर पढ़ा के देख लेता हूँ, है ना। तो कल आई थिंक दोपहर में कुछ इशू हुआ था तो अभी तक सुधरेंगे, सो प्लीज थोड़ा सा आप लोग। अब मैंने एक पॉइंट क्या लिख दिया यार, प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। आपको याद है हमने कितना बढ़िया तरीके से आईटीसीजेड समझा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, नाम बड़ा लगा था लेकिन बाद में पता लगा ये तो लो प्रेशर ही जहां कन्वर्ज होती है हवा ट्रीटमेंट, है ना, याद है। वैसे ये पढ़ते समय बच्चों को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बड़ा कठिन लगता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और भैया ये क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो या हिंदी में आर्द्रता ग्राही नाभिक, कुछ भी बोले ये शब्द अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, अपन आसान भाषा में समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लाउड जब बनता है, कंडेंसेशन होता है, तो उसमें हम कहते हैं छोटी छोटी पानी की बूंदें बनने लगती हैं, लेकिन आप सोचो कि ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ये जब बनेगी हवा में तो ये कैसे बनेगी, इसको कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना सर, किस चीज पर बनेगी, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आसान भाषा में एक सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट है किस चीज के लिए, वाटर ड्रॉपलेट के लिए। मतलब ये कि एक तरह से वाटर एब्जॉर्बिंग पार्टिकल होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। आप खुद समझो कि हवा में ये पानी की बूंद जो बनी हुई है ये किसके सहारे बन रही है, क्या सपोर्ट है इसका। तो जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब एवोपरेशन होता है ना समुद्र से, तो बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट सॉल्ट पार्टिकल, सॉल्ट वाले पार्टिकल, नमक के जो कण है, धूल वगैरह जो हो गया, डस्ट हो गया, राख कण हो गई, पॉल्यूशन हो गया, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं सॉलिड, इनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, और इसी के चारों ओर पानी की बूंद बनना शुरू हो जाती है। आपने बचपन से कई बार सुना होगा कि सीजन की जो पहली बारिश होती है उसमें नहाने के लिए हमें मना कर दिया जाता है कि बाहर मत निकलना, नहाना मत पहली बारिश में, तो उसको लोग कहते हैं अरे वो सब प्रदूषण वगैरह है, एसिड रेन जैसा है, सब प्रदूषण आ रहा होगा नीचे तो उसमें बीमारी फैलेगी और ये और वो, तो मत। पर तुम ये लॉजिक लगाओ, ऐसा क्यों कह रहे हैं, 8 9 महीनों में जो प्रदूषण था उसके जो पार्टिकल्स थे, जो एरोसॉल्स थे, जो धूल कण थे, वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह थे, और पहली बार की बारिश उन्हीं के सपोर्ट में पानी की बूंद बन जाती है। तो पानी की बूंद को लगने वाला जो सपोर्ट होता है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई,
पर सर पहली बारिश में प्रदूषण तो खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम बारिश नहीं होगी क्या? इसलिए मैंने तुम्हें कहा एवोपरेशन के दौरान ही कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सॉल्ट पार्टिकल्स जो जा रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीजें। मतलब एक बात तुम समझ लो, पानी की बूंद को बनने के लिए ऊपर मुझे एक सपोर्ट चाहिए, सीधी बात। बिना सपोर्ट के बनेगा नहीं। ये सपोर्ट या तो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या सॉल्ट हो सकता है, या कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है। धूल कण हो सकता है, राख कण हो सकता है, नमक के कुछ कण हो सकते हैं, या प्रदूषक जो कोई तत्व होते हैं वो हो सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो पानी की बूंद को सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट किसी भी हाल में जरूरी है, नहीं तो आप सारी कंडीशन फुलफिल कर दीजिए, हवा भले कितनी सैचुरेट करा दो तुम, रेनफॉल नहीं हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट निकल के आया आर्टिफिशियल रेन का। कभी कभी किसी जगह पे सीरियसली ये डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल पॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो ये पानी की बूंद डेवलप ही नहीं हो पाती, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है सर। तो ये लोग हवाई जहाज से पहुंचते हैं, और जिसको आप कह सकते हो कि हम लोग सिल्वर आयोडाइड जैसे तत्व छिड़काव कर देते हैं आसमान में, और वो पार्टिकल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं? डस्ट सॉल्ट पार्टिकल्स, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। फिर वहां की हवा तुरंत कंडेंस हो जाती है, और तुरंत पानी की बूंद बनके बारिश होने लगती है। फिर भले बाढ़ ना आ जाए, बाढ़ आ जाती है। रिसेंटली हो भी गया था, जैसे यूएई वगैरह इनमें देखा होगा। तो दोबारा समझना गेम क्या है। मुझे बनाना है पानी की बूंद, पर पानी की बूंद के लिए सपोर्ट, उस सपोर्ट को कहते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, और वो जो सपोर्ट है वो क्या हो सकता है? या तो वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं, या कोई पोल्यूशन हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में मैंने क्या बताया, नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें ये अवेलेबल होते हैं सॉल्ट वगैरह। तो रोज जो है जब पानी की बूंद बननी होती है, तो ये सॉल्ट से सपोर्ट में पानी की बूंद डेवलप हो जाती है। एक टाइम के बाद ये इतनी भारी हो जाती है कि नीचे आके आप प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। बट किसी किसी जगह पे मान लो ये नहीं हुआ, हाइग्रोस्कोपिक नहीं हुआ, तो रेनफॉल हो नहीं पाती, मतलब एयर कंडेंस हो ही नहीं पाएगी, मतलब वाटर ड्रॉपलेट बन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब हम जाकर वहां पर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड वगैरह हो गया, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स। ऐसे वर्ड को हम क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। सीडिंग, क्लाउड सीडिंग शब्द अक्सर इसलिए यूज किया जाता है कि आप जहां पर बादल बन रहे हैं, जहां ऊपर की हवा है, वहां जाके छिड़काव कर दीजिए। तो वहां पर जो है आप क्या करते हो? छिड़काव मतलब इन द सेंस कि आप प्रोवाइड करते हो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और आसान भाषा में आप पानी की बूंद बनने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। पर वो क्या होता है, कोई मेजरमेंट तो होता नहीं, अंदाजे से डाल दिया मान लो कितना वेपर है वहां पर, कितने सैचुरेशन होने वाला है हवा का। कई बार यदि इसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा भी रेनफॉल हो सकता है, एकदम से सैचुरेट हो जाती है हवा, एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस इज अ डिफरेंट थिंग, धीरे धीरे सब चीजें हो रखी होती हैं। पर तुमने एक साथ सपोर्ट दे दिया, एक साथ पानी की बूंद बन गई, एक साथ सब नीचे बन गया, नेचुरल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अरे वर्ल्ड में तो लड़ाइयां देखने को मिलती है, तुम्हें देखना। तो अब जैसे प्यारा भारत है, इधर आप जाओगे तो मान लीजिए इधर ईरान है, ठीक है, इधर यूएई है। अब इधर से बादल आ रहे हैं, तो यूएई सोचता है कि मैं जाके पहले इधर जो है, या ईरान सोचता है कि इधर हवा जाने से पहले मैं यहीं क्लाउड सीडिंग करवा दूं। इधर से बादल आ रहे हैं तो यूएई सोचता है कि मैं यहीं क्लाउड सीडिंग करा दूं, तो ताकि मेरे यहाँ बरस जाए, इधर ना जा पाए। अलग ही जो है मतलब लड़ाइयां चल रही हैं आर्टिफिशियल रेन के नाम से, और फिर इतनी हो जाती है कि बार बार, मतलब अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा दुबई में वगैरह हाल क्या हुआ है। तो ये ऐसे भी गड़बड़ हो जाता है मामला। सो ये पांचवा पॉइंट समझ आया सबको, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की आवश्यकता है, मतलब हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मतलब हमें एक तरह से हम कह सकते हो कि वाटर एब्जॉर्बिंग पार्टिकल चाहिए होता है। जी सर, मतलब जो जल को धारण कर सके, मतलब हमें ये एक सॉल्ट पार्टिकल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या आप कह सकते हो पोल्यूटेंट हो सकता है। इसके सपोर्ट में चारों ओर पानी की बूंद जो है वो डेवलप होती है। इसीलिए थ्योरेटिकली कहते हैं, थ्योरेटिकली माना जाता है कि यदि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एब्सेंट है, यदि ये नहीं है, तो वाटर ड्रॉप्स बन पाएंगे क्या? फॉर्मेशन इसका नहीं हो पाएगा, जल की बूंदें नहीं बन पाएंगी। बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। ऐसे टाइम पे एयर को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त जिसे हम कहते हैं, क्या बहुत ज्यादा संतृप्त हो गई है, बस क्या चाहिए उसे? एक चीज, क्या चाहिए उसको? एक चीज, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। उसको डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें चाहिए। जी हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये कहा कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई रहता है तो पानी की बूंद बनती है, क्योंकि वो उसका सपोर्ट है। यदि मान लो नहीं हुआ, कम पड़ गया, कम बहुत कारणों में पड़ सकता है। सॉल्ट पार्टिकल्स ओशन में सैलिनिटी है कि नहीं है, उतने अवेलेबल सॉल्ट्स है कि नहीं, उतना ऑपरेशन में जा पा रहा है कि नहीं, इंटेंसिव ऑपरेशन हुआ कि नहीं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो यदि ये नहीं हुआ, सपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ, एब्सेंट हुआ, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन नहीं पाएगा। पर एयर की सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है, हवा सैचुरेट और ड्यू पॉइंट आ गया, कैपेसिटी कम हो गई है, टेंपरेचर कम हो गया है, पर सपोर्ट ही नहीं है, पानी की बूंद ही नहीं बन रही है। तो ऐसे टाइम पे एयर को सुपर सैचुरेट कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि आरएच ग्रेटर देन 100% हो गया, मतलब जितनी कम कैपेसिटी होनी थी और उससे कम होती जा रही है, पर पानी की बूंद बन ही नहीं रही है। क्यों? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है। जी सर, तो सीधी सी कहानी है, थ्योरी अपनी जगह है, मन में जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह है कि मुझे पानी की बूंद के लिए क्या चाहिए बेटा? पानी की बूंद बनाने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। एक तरह से हम कह सकते हैं, हिंदी मीडियम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं आप, हिंदी में एक बार बोलते हैं, इंग्लिश में हमेशा ही बोलते हैं। मतलब मैं 5 बार भी हिंदी में बोलूंगा ना, तो आप संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने मन में बिठा लिया बात। किसी दिन शांति से क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, तो तुम्हें पता लगेगा आधे से ज्यादा बातें मैं हिंदी कर रहा होता हूँ। पर जब मन में बिठा ली है चीजें, तो प्रभु भी आ जाएंगे, तो वो भाव कभी हट ही नहीं पाएगा, है ना? तो मैं जो जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, मैं और प्रयास करूंगा, मतलब आपके लिए ऐसा नहीं है, हिंदी ही है ये, पर आपको स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारोगे तो मैं कितना ही बोल दूंगा तो भी तुम्हें कम ही लगेगा, है ना? जी हाँ। खैर कोई बात नहीं, आप या तो इसी पीड़ा में बैठे रहो, या सीखने की चाह है तो फिर सीख लो, आपके ऊपर है ना। तो बहुत बेसिक काम है हमें कि पानी की जो बूंद थी उसे बनाना था, और पानी की बूंद को बनाने के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। और सपोर्ट के लिए हमें डस्ट पार्टिकल, धूलकण, राखकण, सॉल्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें चाहिए थी। एग्जैक्टली, तो वो हमें मिल गई। मिलने से पानी की बूंद बन गई। अब मैंने दूसरा केस आपके सामने रखा, कि यदि पानी की बूंद बनने के लिए मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अब यही नहीं होगा, तो फिर ड्रॉप्स बन पाएंगे क्या? नहीं।
तो ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप बनाने के लिए मुझे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो कल को ऐसा बोले इन केस ऑफ सुपर सैचुरेट एयर, अति संतृप्त हवा की कंडीशन में RH 100% से ग्रेटर देन होगा, अधिक होगा। RH का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सापेक्ष आर्द्रता 100% से ज्यादा होगी। एक तो सेंस ये है क्योंकि अब हवा पूरी सैचुरेट हो चुकी है, अब बरस ही नहीं रहा है पानी। क्यों नहीं बरस रहा? क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आपका क्या है? एब्सेंट है। आर्द्रता ग्राही जो नाभिक है, आर्द्रता ग्राही नाभिक जो है वो क्या अनुपस्थित है। इस बात को ध्यान। सो इस पूरी कहानी से मैं ये सिखाना चाहता हूं दो बात, कि सिर्फ बारिश लाने के लिए ये चार कंडीशन, सिर्फ ये चार कंडीशन जरूरी नहीं है, इसमें इससे काम नहीं बनेगा, इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा हमें, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। पहली बात सबको समझ आ गई। दूसरी बात कि एयर यदि ये नहीं रहा तो एयर सैचुरेशन से भी आगे चली जाएगी, सुपर सैचुरेट हो जाएगी, अति संतृप्त हो जाएगी। मतलब RH और बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटी और एकदम ही खत्म होगी पर पानी की बूंद पर। लेकिन उसके बाद यदि आपने हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर दिया तो हो सकता है बारिश बहुत तेज हो जाए, हो सकता है बारिश तेज हो। ठीक है, इसी बात से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यदि इक्वेटर को कंसीडर करें आप और ट्रॉपिकल एरिया को कंसीडर करें, ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है इसको कंसीडर करें और उष्णकटिबंध वाले क्षेत्रों को कंसीडर करें, साफ मौसम कहां दिखाई देगा? एकदम पोल्यूशन कम कहां होगा? प्रदूषण कहां कम होगा? प्रदूषण कम कहां होगा? साफ एकदम कहां होगा? मैं साफ मौसम नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है लेस पोल्यूशन, प्रदूषण कम कहां रहेगा? तो हम कहेंगे इक्वेटर पर पॉल्यूशन कम होता है, प्रदूषण जो होगा भूमध्य रेखा पर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहां रोज बारिश होती है। हाँ तो क्या हुआ? अरे रोज बारिश होती है तो वो प्रदूषण एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनकर नीचे आ जाएगा, वो जो पोल्यूटेंट्स है वहां पर रोज बारिश के साथ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब रेनफॉल होना जरूरी भी है ताकि हमारा प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा साफ हो जाए। पर ट्रॉपिकल रीजन में रोज बारिश होती है क्या इन जगहों पर? नहीं होती। रोज नहीं होती तो प्रदूषण इकट्ठा होता है। इसलिए कल को कोई एक बात आपसे कहे कि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली तीनों मेट्रो सिटी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, जनसंख्या तीनों में है, पर दुखदर्द हमेशा दिल्ली क्यों मनाता है प्रदूषण का? तो हम कहते हैं वो पराली जला दी, ये जला दी, वो जला दी। अच्छी बात है, पर एक कारण ये भी तो देखो, ये दोनों समुद्र के किनारे हैं, दोनों के यहाँ बारिश ज्यादा होती है कंपैरिजन, और जब बारिश ज्यादा होती है तो हमारा प्रदूषण जो है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के फॉर्म में बनकर नीचे की तरफ आ जाता है, धुल जाता है जब प्रदूषण। यहाँ उतनी बारिश नहीं हो पाती, दिल्ली दूर है, ये समुद्र से इसकी दूरी है, वो बारिश कम होती है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट है, महाद्वीपीय प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उतना ज्यादा तो दिल्ली में बारिश होना भी जरूरी है ताकि थोड़ा प्रदूषण साफ हो जाए, हवा साफ हो जाए। नहीं तो मेट्रो सिटी तो मुंबई भी है, कोलकाता भी है, जनसंख्या भी यहाँ काफी है, पर प्रदूषण के दुख हमेशा वहीं बनते हैं ज्यादातर। तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी है। क्लियर हो गई बात? फिर अभी कुछ बच्चे कहेंगे क्लाउड सीडिंग करा दीजिए, पता है ना नेचर के खिलाफ जा रहे हैं हम। उसके दिल्ली में 2 घंटे की बारिश में हाल देखे हैं ना, मतलब आप गाड़ी पार्किंग लगा के चले जाइए मोटरसाइकिल, 2 घंटे बाद आएंगे तो सिर्फ वो मिरर दिखेगा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, बस वो दिखता है मिरर, बाकी पता नहीं होता कौन सी किसकी गाड़ी। फिर इधर से एक बढ़िया से बस आएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली लहर लेके आएगी तो तुम्हारी गाड़ी की पार्किंग शिफ्ट करके इधर लगा दी, महिला पार्किंग में लगा दी। जी हाँ, तो अब मान लो खूब आर्टिफिशियल रेन करा दी तुमने, मान लो, फिर उसके इंपैक्ट तो फिर पता होनी चाहिए, हो रही नहीं हो रही है, क्या है, एयर सुपर सैचुरेट का वो कारण है, क्यों कारण है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कांसेप्ट आपको समझ आ गया, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो कितनी बढ़िया चीज है देखो आप, कि ऊपर क्लाउड बनाने के लिए हमें वो सिस्टम चाहिए सर, बिना उसके काम नहीं बन पाएगा। नहीं, अब ये जब क्लाउड बना था मान लो 5 डिग्री पे, तो वो उसका क्या था बेटा? ड्यू पॉइंट, वो शांत था कि नहीं था? कोई दिक्कत? अब लेकिन मैं आपसे कहूं कि विंटर सीजन में 5 डिग्री मुझे नीचे मिल गया, तो नीचे धूल कण, राख कण, डस्ट पार्टिकल, पोल्यूशन की कोई कमी होती है क्या? तो नीचे भी वो क्लाउड बन जाता है, और उसी क्लाउड को हम क्या कहने लगते हैं? फॉग, कोहरा जिसे हम कहते हैं, है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कोहरा जिसे बोला जाता है, फॉग। तो फॉग क्या है? तो फॉग एक लोअर स्ट्रेटस क्लाउड है। फील करो, लोअर, लोअर मतलब निचला, स्ट्रेटस, स्ट्रेटस वर्ड बना है परत से, लेयर से, और क्लाउड मतलब मेघ, मतलब एक तरह से निम्न स्तरीय मेघ है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? फॉग। समझ में आया बात? मतलब जो जो तुमने अभी चीजें पढ़ी हैं, आरएच ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो फॉग के लिए भी होना चाहिए, पर वो टेम्परेचर बाकी 8 महीने के अलावा 4 महीने विंटर में उसको नीचे मिल जाता है, तो चीजें यहाँ पर डेवलप हो जाती है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, अब उल्टा भी दिमाग चल सकता है, दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण है तो बारिश भी ज्यादा होनी चाहिए ना वहां, तो हाँ, फिर बुद्धि नहीं चलाई कि बारिश होने के लिए सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए क्या? बारिश होने के लिए ये भी चीजें चाहिए, और इनसे छोड़ो, एच भी तो चाहिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, और भी तो कंडीशन है। पानी से दूर है, मानसून ही नहीं आएगा तो कैसे काम होगा? पहले तो वेपर चाहिए ना, वाटर वेपर तो चाहिए मुझे, ह्यूमिडिटी तो चाहिए पहले। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे पढ़ा लेने दो। तुम 15-15 मिनट आगे की चीजें पूछते हो, तुम पढ़ तो लो, मौका दे रहा हूँ, मैं पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ, ब्लॉक हो जाओगे, फिर परेशान रहोगे 3-4 दिन। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने की कितनी बढ़िया चीज बताओ। शिक्षक अपने सामने हाथ जोड़ दिया, और क्या चाहिए जीवन? मुझे पढ़ाने दो। चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे आप तो एग्जाम में भी तुमसे सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो तुम तारीख गिनते रहना एग्जाम। हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मतलब अपने आप को कहो कि बलदेव सब बल आप रख दे मेरे ऊपर, थोड़ी देर शांति जो है बना के रखो, थोड़ी देर ध्यान से पढ़ लो, ये चैप्टर ऐसी हवा में हो जाएगा, है ना? तो अभी मैंने आपसे क्या बात कही कि यदि सारी कंडीशन मेरी नियर ग्राउंड सेटिस्फाई हो जाए, ग्राउंड पर सेटिस्फाई हो जाए, नीचे की तरफ सेटिस्फाई हो जाए, नीचे पानी की वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई, मतलब नीचे क्लाउड बन गया, नीचे एक, मैंने हाथ भी जोड़ना हिंदी में बोला था ना, मतलब ध्यान रखना, नहीं तो वहां भी परेशान रहो, मैंने हिंदी में भी कहा। तो
हम वहां नहीं तो गिनती शुरू हो गई। तो ग्राउंड पे जब क्लाउड बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? ठीक है प्रभु, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कल मैंने समझाया था, तो सर ये बरस क्यों नहीं जाता, बारिश क्यों नहीं हो जाती? तो याद आ रहा होगा आपको कि कल मैंने कहा था कि थोड़ी देर के बाद क्या आ जाता है, सनलाइट आने लगता है, विजिबल रेज आने लगती है। और जब इसके कारण क्या होता है, धरती क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा धरती का, वैसे एयर का भी कंडक्शन से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, चालन से। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, आरएच बढ़ने की बजाय कम होने लगेगा। तो ये फॉग पैटर्न धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं तो तुम कहोगे बादल बन गया तो बारिश क्यों नहीं हुई? बारिश इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिन के समय में फिर टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, पूरी प्रोसेस अपोजिट होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ भी कमेंट यहाँ वहाँ का क्वेश्चन मत पूछना, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ लो चीज़ों। तो पहला शब्द है फॉग, ध्यान से समझना। फॉग मतलब अब आपको समझ में आएगा कि ये कंडेंसेशन का ही फॉर्म है। मतलब मैं आपको हेडिंग बना के देखता हूँ, यदि फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो सीधी सी कहानी है कि कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब फॉग की कहानी बन गई, मतलब वो एक क्लाउड की तरह हो गया। जैसे क्लाउड है वैसे ये फॉग। फॉग में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, तो नहीं होंगे क्या, मतलब कंडेंसेशन क्यों हो गया? अभी 5 मिनट पहले बोला था कि धरती के पास धूलकण राकण की कमी होगी क्या? तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब मान लो इसमें मैंने क्या करा, स्मोक मिला दिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, धुआं मिला दिया। ठीक है, मतलब जिसको आप कह सकते हो कोई इंडस्ट्रियल एरिया आपके आसपास होगा ना, जैसे मैं रह रहा हूँ तो मेरे आसपास पीथमपुर है, भोपाल वाले पंडित बोल देंगे, तो उनके आसपास वाले क्षेत्र में फॉग आएगा ना, तो वो कैसे आएगा, फॉग के साथ वो सब धुआं मिल जाएगा, तो वहाँ स्मॉग बोलोगे तुम। वहाँ क्या बोलोगे, स्मॉग बोलोगे, धुआंसा भी बोल सकते हो। जी सर। अब फॉग में नॉर्मली लेस देन 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी होती है। लेस देन 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर से कम देख पाओगे तुम दूरी। ऐसे ही एक होता है मिस्ट, और एक होता है हेज। मिस्ट भी इसी जैसा है, कंडेंसेशन का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें 1 से 3 किलोमीटर तक विजिबिलिटी होती है। ये हेज और जो जिसको आप कह सकते हो कि 3 से 5 किलोमीटर तक आप देख पाओगे जिसमें। जी हाँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, फॉग, कोहरा, कुहासा। जी सर। मतलब नॉर्मली कई बार हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, पर सब सामान्य जब से बचपन से सुबह से जितना जब तक जगह है, हर बार कोहरा ही कोहरा करते रहते हैं। पर दोनों में तीनों में अंतर है। हर दिन आपने देखा होगा कि क्या विजिबिलिटी हर दिन सेम होती है क्या? नहीं। तो कभी कोहरा होता है, कभी 1 से 3 किलोमीटर है तो वो कुहासा कह सकते हो। हेज के लिए तुम धुंध शब्द यूज कर सकते हो। जी सर, पर है ये सब कंडेंसेशन के फॉर्म। तीनों में डिफरेंस उसकी विजिबिलिटी का है बस। और ज्यादा डेंस तो इसमें हो जाता है, जो हानिकारक होता है, ये बहुत प्रदूषण के क्षेत्रों में बनता है, स्मॉग वगैरह। 4 नाम मैंने बता दिए, इनफैक्ट 5 नाम बता दिए। आपके सामने आज के बाद एग्जाम में क्लाउड लिखा आ जाए, फॉग लिखा आ जाए, स्मॉग लिखा आ जाए, उसके बाद में मिस्ट लिखा आ जाए या हेज लिखा आ जाए, ये मैं सब लिखवाऊंगा अभी आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसके नोट्स भी बना लेंगे ना, घबराओ मत बेटा। रजत पहले दिन आए हो क्या तुम क्लास में? पहला दिन है, तो फिर कैसे सवाल पूछ रहे हो? हर दिन लिखवा तो रहा हूँ ना मैं। मुझे ना दुख बस इस बात का होता है कि तुम्हारे फेफड़े भी निकाल के रख दोगे ना, तुम कहोगे एक और है के अंदर, देख लो ना आंसर है क्या, बचा है। तो कभी कभी ऐसी बातें करते हो तुम लोग। अच्छा आप देखना, कोई भी क्लास रैंडम उठा के चेक कर लो, जितना इंग्लिश में लिखा है उसके सारे वर्ड मैंने हिंदी में भी लिखा के दिए पैरेलली। जो पढ़ाता हूँ पहले उसको दोबारा लिखवा के भी दे रहा हूँ। पता नहीं जो है वही दुखी खत्म नहीं होते तुम्हारे। पढ़ोगे कब फिर तुम लोग? ये कह रहा है तुम हिंदी में कम बोलते हो, इंग्लिश में कम बोलते हो, तुम ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, पता नहीं जो है। ये मत बोल देना किसी दिन की सर को समझ आ गया, बढ़ जाए इसमें, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, तो ये जो बादल पड़े हमने मेघ, ये अभी जो हमने कोहरा पड़ा, ठीक है, ये नॉर्मली जिसको हम कहते हैं धुआंसा, जिसको हम बोल सकते हो कुहासा, जो हमने बोला है, ये सब किसके फॉर्म है, कंडेंस हो रहा है, सब चीज कंडेंसेशन है, संघनन हो रहा है, सब कुछ संघनन हो रहा है। आगे बात समझ में आता है? इसके बाद में आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि एक विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, सुनना है ना ध्यान से। घास लगी हुई है, ग्रास समझते हो, घास। रात में आसपास का पूरा टेम्परेचर 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर सीजन, ठंड, ठीक है। लेस देन 1 किलोमीटर विजिबिलिटी फॉग, ये एक ही रखना है इसमें। 1 किलोमीटर से कम फॉगी होता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में उस फॉग को हम स्मॉग बोलते हैं। 1 से 3 में मिस्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा और हेज की तरफ आ जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि विंटर सीजन चल रहा है, आसपास का पूरा माहौल जो है वो पूरा ठंडा हो चुका है, तो तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये घास का टेम्परेचर भी 3 डिग्री हो सकता है आराम से, 3 डिग्री 2 डिग्री जो भी हो सकता है, जब वातावरण ही ठंडा है। इसका उदाहरण ठंड के समय पे टेबल पे हाथ रखने में समझ आ जाता है, चेयर पे हाथ रखने में समझ में आ जाता है कि ठंडा हो चुका है। मतलब सारी जितनी भी सर्फेसेस हैं, जितने भी धरातल के हर चीज है वो भी ठंडी हो जाती है। अब इससे लगी हुई यदि जो भी हवा देखोगे रात भर में, वो भी कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रास एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। सुबह उठते तो यहाँ एक पानी की बूंद तुम्हें दिखाई देती है, वो पानी की बूंद इसी के सपोर्ट से बनी है, वाटर ड्रॉपलेट जिसे हम कहते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ड्यू। क्या हुआ, आवाज आ रही है क्या भाई? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना प्लीज। तो देखो क्या किया अपन ने, बहुत सिंपल तरीका है। रात का समय था, विंटर सीजन, लेट्स लगी होती है, तो इस घास का भी टेम्परेचर क्या हो गया, इस घास का भी टेम्परेचर, हेलो 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 हेलो,
आ रही आवाज, आ रही आवाज, आ रही आवाज, आ रही आवाज, आ रही आवाज। ठीक है, तो पूरा जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में रात में पूरा टेम्परेचर 2-3 डिग्री हो गया, मतलब पूरे आसपास, धरती के आसपास का सब टेम्परेचर, तो ये घास का तापमान भी बिल्कुल ठंडा हो गया। अभी घास का तापमान जब ठंडा हो गया तो इससे लगी हुई हवा भी, इससे जो लगी हुई हवा है उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी, आरएच बढ़ जाएगा, सपोर्ट घास है ही, वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाएंगे। सुबह तुम देखते हो तो घास के ऊपर तुम्हें ड्यू दिखाई देती है, वो भी कंडेंस फॉर्म है सर, ओस जिसे तुम कहते हो। समझ आई बात यहाँ तक? सपोर्ट क्या, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया यहाँ पर क्या रहा, घास रह गया। अब यही है घास यदि कहाँ होता, जम्मू कश्मीर में होता, तो उसका टेम्परेचर प्लस में होता कि माइनस में होता, आसपास की हवा का माइनस में होता। तो पेड़ पे आपने आइस जमा हुआ देखा होगा, अब उसको तुम ड्यू तो नहीं बोलोगे, उसको तुम क्या बोलोगे, फ्रॉस्ट बोलोगे, फ्रॉस्ट, पाला कई बार बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के क्या हुआ होगा, बिलो, माइनस में रहा होगा, तब तुम्हें फ्रॉस्ट मिल रहा है। और जब फ्रीजिंग पॉइंट के प्लस में रहा होगा, ड्यू पॉइंट आ गया होगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट ड्यू। और ये हर दिन तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, देखो मजा आएगा, सुनना ध्यान से। ये पानी का ग्लास है, ठीक है, पानी का ग्लास है, कौशल घबरा गया, ड्यू पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सुन के, कल रिवीजन नहीं किया तुमने, क्या सीधी बात है, कौशल घबरा गया एकदम, और भैया ये क्या हुआ, ये क्या आ गया, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, अरे नहीं किया, इतनी देर थोड़ी लगती है, ब्लैंक पेज पे जो रिवीजन करके आता है ना, उसके वाइब्रेशन में ऐसे पकड़ लेता हूं, समझ आई मेरी बात। ये क्या है, ये बर्फ जमाना मतलब माइनस में गया होगा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट के कहां गया होगा, बिलो गया होगा ना। इस पेड़, ये पेड़ क्या है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया की तरह काम कर रहा है, तो बिलो में फ्रॉस्ट। अब यदि हमारे यहाँ इन क्षेत्रों में लगा रहता है तो यही इसमें पानी की बूंदें जम जाती हैं। अब यदि प्लस में रहेगा तो ड्यू मिलेगा, और नहीं तो फ्रॉस्ट मिलेगा। या तो तुम रिवाइज मत करके आओ, या तुम पढ़ते 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 एक आध मिनट यहाँ वहाँ चले जाओ, इतने में तो हो गया काम। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात करी मैंने, 10 सेकंड, 10 सेकंड तुमने यहाँ वहाँ तारीख ने गया, रैंक 1 से काम चलाऊंगा, रैंक 2 आएगा तो दोबारा अटेम्प्ट करूंगा। हाँ, फॉग और ड्यू में डिफरेंस नहीं समझ आया, नींद का है। एक फॉग जो है वो पूरा क्लाउड पैटर्न है, और ड्यू जो है वो किसी एक ड्रॉप के रूप में दिख रहा है तुम्हें, किसी एक ग्रास वगैरह पे इसमें। और फॉग में तुम्हें अभी ड्रॉप दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्लाउड का फॉर्म है, क्लाउड के जैसा दिखाई दे रहा है, तो दोनों में अलग है। मतलब जो कोहरा होता है उसको और तुम पानी की वो ड्रॉप को नॉर्मली यदि हम ऑब्जर्व करें तो दोनों में बहुत अंतर है। कंडेंसेशन दोनों के फॉर्म है, दोनों के कंडेंसेशन ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल में, डेली एग्जांपल से और समझाने का प्रयास कर रहा था। ये ग्लास है पूरा पानी का बढ़िया से जो है, इससे पूरी हवा लगी हुई है, एयर यहाँ लगी हुई है, इससे ये एयर लगी हुई है, बोलो हाँ, ए और ए, एयर यहाँ भी एयर है, हवा तो हर जगह है। कौन सी हवा कांटेक्ट में है ग्लास के, कौन सी हवा कांटेक्ट में है ग्लास के, ठीक है। तो उस हवा के लिए ये ग्लास एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट सिस्टम हो गया, लाइक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह हो गया बेचारा, सपोर्ट बन गया। अब तुमने क्या करा, पानी डाला ठंडा, एकदम चिल्ड वाटर डाला भाई साहब। ठंडा पानी डालने से ही इस सरफेस का टेम्परेचर भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। इस सरफेस का टेम्परेचर जैसे ठंडा हुआ, ये एयर का टेम्परेचर भी क्या हो गया, एयर का टेम्परेचर भी ठंडा हो गया। टेम्परेचर कम हुआ तो एयर की कैपेसिटी कम हो गई, एच जो भी रहा उसमें, कैपेसिटी कम होने से आरएच बढ़ गया, आरएच बढ़ने से एयर सैचुरेट हो गई, कंडेंस होने लगा, इसके सपोर्ट में पानी की बूंदें बाहर ग्लास के उसमें आप देखने लगते, देखा होगा तुमने, बाहर के आपका ग्लास गल रहा था क्या, मतलब लीक हो गया था, नहीं, उससे लगी हुई हवा तुरंत सैचुरेट हो गई। एक समय के बाद जितनी देर तुमने 10 मिनट रखा तो पानी की बूंदें और बढ़ जाएंगी, आपस में बढ़ बढ़ के जो है एक बड़ी बूंद बन जाएगी, और वो फिर ग्रेविटी के रूप में नीचे आ जाती है, प्रेसिपिटेशन, बारिश करा दिया इस। पर बी वाले में देखने को मिलेगा कि नहीं, एक फीट दूर आदमी बैठा उसकी हवा में थोड़ी आपको कंडेंसेशन दिख जाएगा, कांटेक्ट में नहीं। तो तुम्हें हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर समझ में आ रहा है कि वो टेम्परेचर देने का भी काम कर रहा है, सपोर्ट देने का भी काम कर रहा है, ये तो देखते हो आप, क्लियर हुई बात। फ्रिज की बॉटल तुमने ठंडी बाहर निकाली, बॉटल तो बड़ी ठंडी थी तुम्हारी, अब जहां जहां तुम ले जा रहे हो उसके हवा कांटेक्ट में आ गई, और वो हवा कंडेंस हो गई, उसके लगता है तो पानी की बूंद जो है वहीं पर गई, तुरंत आरएच आप उसका मान के चलो हाई हो गया, एयर सैचुरेट हो गई है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर आ गया, कंडेंसेशन दिख गया, उसी को तुम ड्यू बोल दीजिए। ठंड में घास पे वो बन जाती है पानी की बूंद, ड्यू बोल दिया तुमने, ओस, समझ आ गई क्या हो रहा है, कंडेंसेशन क्या हो रहा है, समझ आ गई। हाँ जी, तो क्या एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हमेशा रहती है, ऑफ कोर्स रहेगी। उस पानी की बॉटल को देखना, गर्मी में ज्यादा पानी की बूंदें छोड़ेगी, ठंड में कम होगी, क्योंकि विंटर में वैसे एज कम रहता है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, गर्मियों में तुम्हें ज्यादा मिलेगी। आगे बात समझ, मोक्षिता रिकॉर्ड बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगली बार से ध्यान देना सुझाव है। तो फाइनली आप लोग हेडिंग बना लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये तो लिख लिया होगा आपने, क्या कंडीशंस फॉर द कंडेंसेशन, ये पॉइंट तो लिख लिए होंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, यहाँ तक ये लिखा होगा, इतना लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाना फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के प्रारूप क्या हो सकते हैं, मतलब अलग अलग संघनन के क्या रूप हो सकते हैं, रूप भी लिख सकते हो। तो पहला क्या बताया मैंने, क्लाउड, मेघ, दूसरा फॉग, तीसरा फॉग में यदि मैं स्मोक लगा दूं तो बन जाएगा स्मॉग, कोहरा, चौथा मिस्ट मतलब कुहासा, हेज धुंध हो गया एक तरह से, ड्यू ओस, फ्रॉस्ट, इसको तुम फ्रॉस्ट भी लिख सकते हो, वॉग, वॉग क्या है, वॉल्केनिक रीजन में जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी से वाटर वेपर निकलता है, जलवाष्प भी बाहर आता है, जब वो कंडेंस होता है उसके आसपास, जब वो संघनन होगा तो वॉग मिलेगा। मतलब फॉग एरिया स्पेशली वॉल्केनिक रीजन में या वॉग, ज्वालामुखी क्षेत्र में जो कोहरा होता है वॉग कहते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अपने को। ड्यू पानी की बूंद बननी है, मतलब
इसमें जो ड्यू पॉइंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट के अबव है, जो इसका उसांक है हिमांक के ऊपर है, और इसका उसांक हिमांक के नीचे है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो। तो क्लाउड, फॉग, स्मॉग, मिस्ट, हेज, ड्यू, फ्रॉस्ट, वॉग, ये सब अच्छे से याद रखना, ये सब कंडेंसेशन के फॉर्म है, संघनन के प्रारूप है। हेज है, हेज लेस देन 1 किलोमीटर, ठीक है, ये 1 से 3 किलोमीटर, ये 3 से 5 किलोमीटर। क्या है ये? विजिबिलिटी, कितना दिख जाएगा आपको, मतलब। जी हाँ, ठीक है। तो विजिबिलिटी मतलब नॉर्मल देख पाओ, इसको दृश्यता भी लिख सकते हो। ड्यू पॉइंट और ड्यू में क्या डिफरेंस होगा? इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आपको सोचना चाहिए क्या होना चाहिए। सर ने पानी की बूंद बनाई है, उसे तुम ड्यू कह रहे हो, और ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर होता है हवा को संघनन करने के, दोनों अलग चीज। मतलब ऐसे कुछ चीज आती है तो थोड़ा ऐसा नहीं कि टाइप करके वहाँ क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तब भी चेहरे मेरे देखना, तुम सर बता देते, थोड़ा थोड़ा रुको, सोचो, बहुत पढ़ा है अभी तुमने, तो तुम्हारा पहला दिन नहीं रहा, मतलब कि जो है तुम्हें, सॉरी सर, वर्क सही समझ आया नहीं आएगा ना, क्योंकि जब मैं लिख रहा था तब तुम ऊपर नहीं थे। ज्वालामुखी के दौरान वाटर वेपर निकलता है, वो भी तो कंडेंस होगा, मान लो वो कंडेंस हो गया तो फॉग बनाएगा, तो उसके आसपास के एरिया को फॉग बोल रहे हैं। हाँ कह सकते हो निशांत, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, हिमांक के ऊपर मतलब प्लस में ड्यू है, और हिमांक के नीचे मतलब फ्रॉस्ट है, सही तो लिखा है। चलें आगे बढ़े। नाउ अब आपको समझ आ गई बात कि क्लाउड तो तुमने बनवा दी है, एयर सैचुरेट करा दी, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आ गए। एक टाइम के बाद ये नॉर्मली आप लोग, अच्छा, लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने में टाइम लगता है, तुम्हारा क्या आंसर है इस बात को लेके? अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतना जो हम टाइम दे रहे हैं ये वर्थ है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ, फॉर लर्निंग द ज्योग्राफी, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऑफ कोर्स वर्थ है, टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये टॉपिक ऐसे इनको तुम थ्योरेटिकली समराइज्ड या किताब से पढ़ के उड़ा नहीं सकते, टाइम लगेगा। तुम खुद सोचो ना कि हमने कहां से चीजों को घुमा के लाए, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और ये वो ये फिर ऊपर गए नीचे गए, सैचुरेट किया हुआ, ये क्या वो। तो कभी कभी ना मैं ऐसे कमेंट में देखता हूँ, सर ने तो बहुत ज्यादा टाइम लगाया पढ़ाने में, फिर मैं से मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ, कितना नादान है ये, कितनी गलतफहमी में है। फिर मैं बचाता हूँ, तो मैं क्या करूँ, इनसे पढ़ूं कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। फिर वो कमेंट में लिखवा देता है उसको, इंस्टेड ऑफ यू शुड रीड बुक्स, और कौन सी बुक? स्टैंडर्ड बुक्स। इसने इसके एक कमेंट ने 10-15 को ले डूबा, जीवन के आनंद से ये हमेशा के लिए दूर हो गया। और मैं खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा। जी हाँ, तुम खुद सोचो किताब से भी कैसे समझ आएगा, किताब से भी कैसे समझ आएगा। तो जब ये पानी की बूंदें बढ़ने लगती हैं एक टाइम के बाद, ठीक है, तो ये अब एयर के फ्रिक्शन को, एयर का जो घर्षण है उसको तोड़ के नीचे आएंगी, और जब ये नीचे आएंगी, ये नीचे आएंगी तो क्या होगा? नीचे आने की प्रोसेस को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन, जिसे हम बोलते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वर्षण, ठीक है। नाउ हमारी नेक्स्ट अगली हेडिंग बनेगी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार। जी, वर्षण के प्रकार। प्लीज फोकस करना, अपने दिमाग को कहना कि अब हम क्लाउड तो बना चुके हैं, अब नीचे जो हवा आ रही है, मतलब नीचे जो पानी आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं, अब वो किस किस रूप में आ सकता है। अब तक हमने सिर्फ ड्रॉप्स बनाने तक बात करी, अब नीचे आने की प्रोसेस। सो प्रेसिपिटेशन में सबसे पहली चीज आती है रेनफॉल, वर्षा। क्या होता है इसमें? जल वर्षा इनफेक्ट बोले तो। इसमें याद है हमें कि जब ड्यू पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट के अबव होगा, प्लस में होगा, ओसांक जो है वो हिमांक के क्या रहेगा, प्लस में, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री पे रहेगा, तो पानी की बूंद, मतलब सीधी सी बात है, प्रेसिपिटेशन जब वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में आए, जल बूंदों के रूप में जो बारिश होगी वो तुम्हारे लिए। सेकंड, इसका उल्टा क्या होगा, स्नोफॉल होगा, जब किसमें आएगा, आइस क्रिस्टल में आएगा, और ये कल मैं लिखवा चुका हूं, आइस क्रिस्टल फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो आना चाहिए तुम्हारा ड्यू पॉइंट। जी सर, मतलब एक तरह से हिमवृष्टि, हिमवर्षा जिसे आप कह सकते हो, आइस क्रिस्टल, ठीक है, तो हिम के रूप में आए, बर्फ के, बर्फ के रूप में आपको देखने को मिले, ठीक है। अब तीसरा एक शब्द आता है फ्रीजिंग पॉइंट बिलो डीपी, इसको भी लिख देता हूं मैं, कि जो इसका हिमांक के नीचे रहना चाहिए, क्या, उसांक। तीसरा आएगा हेल स्ट्रॉम। जी सर, बड़े स्तर पर हिमपात जो होता है, ठीक है, ओले की जो कहानी होती है, बट इसमें थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है, आइस क्रिस्टल ही होता है, बट जो साइज होता है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है हेल्स में, हेल स्ट्रॉम।
जी सर, मतलब आप कह सकते हो कि एक हिमपात हो गया, एक ओलावृष्टि जिसे हम बहुत तेजी से कह सकते हैं। अब सवाल आता है ना कि सर ये आइस क्रिस्टल तो समझ आ गया था, स्नोफॉल भी समझ आ गया था हमने, कि तुमने हेल लिया है, मेरे को समझ नहीं आ रही है बड़ा कैसे हो। चलो मान भी लेता हूँ तुम्हारी बात में कि ये बड़ा हो गया, पर ये बड़ा कैसे हो? ऐसे कैसे बड़ा? मान के चलो कि 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक इसके साइज हो सकते हैं। जो बर्फ का जो आकार है उसका 5 मिलीमीटर मतलब बड़े रूप ले लेता है। कैसे मैं बताता हूँ देखो। हुआ क्या कि हमारा क्लाउड था, उसमें छोटे-छोटे आइस क्रिस्टल बन गए थे, ठीक है? सुन ली मेरी बात? अब हवा ने इसको रोक के रखा था। थोड़ी देर के बाद ये आपस में टकरा के और मॉइस्चर गेन करके थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो गया। ये नीचे आ रहे थे। नीचे आ रहे थे किस फॉर्म में? स्नोफॉल के फॉर्म में। दूसरे नंबर वाले नोट्स में देखो, दूसरे नंबर पे तुमने लिखा है। हिमवृष्टि हो रही थी आराम से। आगे वाली क्लास में 1-2 क्लास में मैं तुमको बताऊँगा, सिखाऊँगा ये बात। कभी-कभी हवा का झोंका इतना तेज होता है, इतने स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन लगते हैं नीचे से धरती से ऊपर, ऐसे झोंके ऊपर की तरफ हवा जो है बहुत तेजी से ऊपर उठ रही होती है। तो क्या होता है, ये बेचारा नीचे आ रहा था। सुन लेना वो भैया टिका हुआ, इधर इधर ध्यान दो दोबारा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये छोटे-छोटे जो आइस क्रिस्टल्स हैं, 1 मिनट रुकना यार। तो इधर ध्यान दो, हेलो, हेलो। तो ये जो आइस क्रिस्टल हैं छोटे-छोटे जब नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे हैं, बोलो हाँ आ रहे हैं? आ रहे हैं? बोलो हाँ आ रहे हैं? तुम हँस क्यों रहे हो? बताऊँगा मैं क्यों हँस रहा हूँ, इधर देखो तुम। तो नीचे आ रहे थे, अब नीचे से क्या हुआ, ये टर्बुलेंस चला, कन्वेक्शंस संबंध मैंने बताया, और आगे 2-3 क्लास तक बताऊँगा मैं। जब हवा टकराती है, वो याद करो 60 डिग्री वाला एरिया बता रहा था मैं, टकरा के गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। तो कई बार हवा इतनी तेजी से उठती है कि बेचारे आइस क्रिस्टल कहता है तेरा दिन नहीं आया, ऊपर जा, वापस जा, वापस जा, वापस ऊपर, वापस ऊपर भेज। आए, नीचे आने से पहले वापस भेज दिया। फिर ग्रेविटी खींचेगी इसको, बेचारा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर धक्का लगा बेचारे को, फिर ऊपर भेज दिया। ये 2-3 बार सडन अपलिफ्टमेंट जब होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर जब ये उठाया जाता है बार-बार, तो ये ऊपर नीचे करने में ना इसमें कॉन्संट्रेटेड एयर चढ़ जाती है और मॉइस्चर की। मतलब ये खुद एक हाइग्रोस्कोपिक क्रिया की तरह काम करता है। ये खुद भी तो एक हाइग्रोस्कोपिक क्रिया हो गया, सपोर्ट बन गया अब ये। तो जितना ऊपर नीचे जाएगा आसपास की हवा से और मॉइस्चर ले लेके क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो ये बेचारा एक टाइम के बाद इतने गुस्से में आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि फिर चाहे हवा का झोंका हो, चाहे कुछ हो, अब तो गिरूँगा, काँच गाड़ी के काँच को जो है ना काफ़ी तेज़ी से आता है। तो आपका वो स्नोफॉल है ना, वो बहुत छोटे-छोटे स्नोफ्लेक्स होते हैं। लेकिन ये जब आ रहे होते हैं, कई बार हवा इतनी तेज़ी से ऊपर ही तूफान ये हुआ, तो ये मल्टीपल टाइम्स में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में इनका आकार जो है बड़ा हो जाता है। तो ये ओले की तरह तुम्हें दिखाई देते हैं बिल्कुल, जिसको आप हिमपात और ओलावृष्टि और बड़े ओले जो बोलना चाहो तुम, हेल जिसे हम कहते हैं। और तुमने एक बात देखी होगी, ओले जब गिरते हैं ना तब मौसम बहुत भयानक हो रखा होता है, आंधी तूफान भयंकर चल रहा होता है। कभी भी आप देखना। तो उसमें क्या होता है, हवा जब झोंके से ऊपर उठती है तो नीचे लो प्रेशर तेज होता है और आसपास की जो है हवाएं और तेज आपको देखने को मिलती है। आंधी तूफान चल रही है और एकदम बिल्कुल ओले गिर रहे हैं। ये जो एक्सट्रीम जिसको हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं एटमॉस्फेयर में, ये वो बन जाता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि ये चीज़ जो नीचे आ रही थी मल्टीपल टाइम्स जब अपलिफ्ट हो जाती है ऊपर, तो इनका आकार जो है आइस क्रिस्टल का बढ़ जाता है। तो ये आपको हेलस्टॉर्म देखने को मिलता है। ठीक 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 है प्रभु। पर हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर देखा है तुमने? हमारे यहाँ जैसे हम लोग जिस ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, इतने ज़्यादा हेलस्टॉर्म कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ओले भी गिर रहे हैं और पानी की बूंदें भी गिर रही हैं साथ में। देखा होगा। ओले भी आ रहे हैं और पानी की बूंदें भी गिर रही हैं। तब तक मैं ओले जो है उठाने जाता हूँ तो वो पिघल जाता है। पिघला हुआ मिलता है मुझे। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हूँ तब पिघल जा रहा होता है। इसका साइज़ 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक लिख सकते हो हेलस्टॉर्म। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ओले सोचा कि खा लेता हूँ लेकिन वो पानी बन जाता है। अब बुद्धि लगाओ जितनी तुमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी है। ये क्यों पानी क्यों बन जाता है? बताओ। टेम्परेचर, तुम जम्मू कश्मीर में रहोगे तो तुम्हें जमा ही मिलेगा, लेकिन तुम मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और इधर नीचे जाओगे तो वहाँ आसपास का तापमान ही है, बेचारा ऊपर से नीचे आते-आते पिघल जाता है वो। तो कुछ जो बड़े रहते हैं वो तो आ जाते हैं, नहीं तो कुछ छोटे-छोटे तो पिघल के ही आते हैं। तो हम एक और लिखेंगे यहाँ पर स्लीट वर्ड, स्लीट, ओलावृष्टि हमारे यहाँ कहते हैं। तो जो स्लीट है, इसमें क्या होता है, पार्शियली मेल्टेड स्नो होता है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप्स के साथ आइस क्रिस्टल भी देखने को मिलेगा। दोनों साथ में गिर रहे हैं, पानी की बूंद भी गिर रही है और आइस क्रिस्टल भी आ रहे हैं साथ। जो नॉर्मली हमारे होता क्या है, ऊपर से नीचे आओगे तो आप उल्टा आ रहे हो ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे आते-आते। तो वो स्लीट की तरह भी बोल सकते हो आप। हाँ, आंशिक रूप से गलित ओलावृष्टि, पार्शियली मेल्टेड स्नो। तो जल की बूंद भी तुम्हें मिलेगी यहाँ पे और साथ में बर्फबारी भी साथ में हो रही है। तो वो तुम्हारे लिए एक्चुअल में, तो लोग कहते थे ओ भैया आया स्नोबॉल हुआ रात को ना, अरे नहीं हुआ। एमपी में रह रहा हो तुम, यूपी में रह रहे हो, कोई स्नोबॉल नहीं, ओ हेल्स गिरे। हाँ, हेल तब कह दो जब काफी बड़े आइस क्रिस्टल थे, पर जनरली जहां तक मैंने देखा है ट्रॉपिकल रीजन में इतनी गर्मी रहती है नीचे कि वो बेचारा आते आते पिघल जाता है। ज्यादातर वो स्लीट, सस्ता हेल स्टॉर्म कह सकते हो उसको। हाँ, फिर आपने देखा होगा फुहार आती है, ड्रिजल, फुहार जिसे हम कहते हैं। ड्रिजल में एकदम जो पानी की जो बौछार होती है छोटी छोटी, एकदम देखा होगा, बहुत ही माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं। जी हाँ, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि 0.5 मिलीमीटर से भी कम, लेस देन पानी की जो बूंद जो बिल्कुल 0.5 मिलीमीटर से भी कम हो, फुहार होती है। बालों पे भी तुम देख सकते हो कि ये भाई दौड़ा दौड़ा आया है रसमलाई लेके। जी हाँ, रेन शॉवर जो है स्प्रे जैसे दिखता है वो, रिमझिम बारिश, ड्रिजल नाम से समझ आ रहा है, फुहार। अब आप देखो कि अब तक जीवन में तुम्हारे यहाँ बारिश ही आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो रेनफॉल है, स्नोफॉल है, कि हेल स्टॉर्म है, कि स्लीट है, कि ड्रिजल है, बहुत फर्क पड़ता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है ना, इन यहाँ से 2-3 टर्म उठा लो और इधर से 2-3 टर्म उठा लो और फिर पूछो कि इनमें कंडेंसेशन कौन सा है और इनमें से प्रेसिपिटेशन कौन सा है, परेशान हो, कौन किस में जाएगा पता नहीं। लेकिन आज पता लग गया कि जो चीज नीचे आ रही है, गिरती हुई जो चीज है वो प्रेसिपिटेशन, बनती हुई जो चीज है वो कंडेंसेशन है। याद रखने का तरीका होता है। लास्ट लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में, दैट इज ड्रिजल। नहीं समझा, सो जाओ तुम थोड़ा। अरे बहुत पानी की बूंद छोटी छोटी देखी होगी तुमने, फुहार जैसी, तेज वर्षा नहीं, एकदम फुहार। ये मेरे बाल के चलो बालों पे आ रखी है थोड़ी, जहां पर पानी की बूंद का जो आकार है 0.5 मिलीमीटर से भी कम रहेगा, बहुत ही बिल्कुल छोटा कण हो जिसका। ठीक है, ड्रिजल कहते हैं लाइट रेनफॉल विद ड्रॉप साइज बीइंग लेस देन 0.5 मिली। स्लीप में मैंने पार्शियली मेल्टेड स्नो लिखा है, मतलब अर्ध रूप से पिघला हुआ जो बर्फ है, पूर्ण रूप से नहीं है, आधी अवस्था में।
शिवम आंसर राइटिंग और कर सकते हो तो देख लेना, उसमें इसमें थोड़ा सा मैंने जो है चीज़ों को ऐड किया। पहले मैं क्या अलग से कोर्स लेता था, बट अब मैं साथ में कर रहा हूँ। नेक्स्ट है विराज। ये विराज शब्द जो है वो क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। डेजर्ट में नीचे टेम्परेचर क्या लगता है तुम्हें, कम होगा कि ज़्यादा होगा? डेजर्ट वाले एरिया में क्या लगता है तुम्हें? मरुस्थल के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा मरुस्थल में। तो होता क्या है कि रेन ड्रॉप्स, सुनना है ना, रेन ड्रॉप्स एवोपरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। मतलब समझो, शब्द को फील करो, रटो मत, ठीक है? मतलब वो क्या कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स थे हमारे, वो एवोपरेट हो गए बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। मतलब जो जल वर्षा है, जल की जो बूंद है, वो पुनः पुनः वाष्पीकृत हो गई धरातल पर पहुंचने से पहले ही। और सर ये क्या है? ये तो मैजिक बता दिया आपने। कुछ नहीं है, सिंपल है। डेजर्ट में बहुत टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा। एयर की कैपेसिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अब मान लो ऐसे पानी कम है और थोड़ा बहुत पानी आया, तो पानी की बूंद ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही एवोपरेट हो गई, गायब ही हो गई। वहीं रेवोपरेशन हो गया, वाष्पीकरण में कन्वर्ट हो गया। एयर बहुत ज़्यादा, एयर कैपेसिटी ड्राई है, खुली हवा, तो तुरंत टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो बारिश की पानी की बूंदें आई और आते आते रिवोपरेट हो, नीचे धरती तक आ ही नहीं पाई। तो ऐसे रिवोपरेशन के दौरान, पर अब आ तो रही थी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। तो ये पॉइंट लिख लेना कि रेन ड्रॉप्स एवोपरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। जल की बूंदें पुनः वाष्पीकृत हो जाती है धरातल पर पहुंचने से पहले ही। अब कुछ बच्चे कहेंगे मुझे समझ नहीं आया, इसका मतलब तुमने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी, कंसंट्रेशन खराब है। गर्मियों के समय जब स्नो मेल्ट हो सकता है, तो पानी की बूंद रिवोपरेट हो सकती है, ऐसे समझो। केमल प्यासा रह गया, केमल। हाँ, ठीक है। शेरशाह जी आप तो क्लास शुरू करो, बढ़िया, धीरे धीरे सब समझ आता जाएगा क्लास में, सब चीजें मैंने बताई। सो एयर इज ड्राई, एयर ड्राई है। अब जैसे ही नीचे आई हवा, मतलब जैसे ही पानी की बूंदें आई, तो उसी में वो रिवोपरेट हो, ठीक है। मतलब मैं 2 कॉलम बनाऊं और एक में लिखूं रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, स्लीट, ड्रिजल, विराज। एक में लिखूं क्लाउड, फॉग, स्मॉग, वॉग, मिस्ट, हेज, ड्यू, फ्रॉस्ट। क्या मुझे क्लियर है कंडेंसेशन कौन है, प्रेसिपिटेशन कौन है? पहचान पाऊंगा मैं, निकाल सकूंगा, सेपरेट कर पाऊंगा? हाँ, नहीं ठीक है, मतलब आंसर राइटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो चीज चल जाएगी। समझ आ गई कहानी? मतलब एक क्वेश्चन यदि मैं तुमको दूं ए बी सी डी ई ए एफ, यहाँ लिखता हूँ फ्रॉस्ट, ड्रिजल, विराज, उसके बाद में मिस्ट, हेज, हेल, इसमें से रेनफॉल, इसमें से प्रेसिपिटेशन, और इसमें से कंडेंसेशन अलग करिए। फ्रॉस्ट, ड्रिजल फुहारे जो हैं, विराज मिस्ट कोहरा कुहासा, हेल ओलावृष्टि। जी हाँ, क्या क्या होगा? फ्रॉस्ट किस में चला जाएगा? कंडेंसेशन में। ड्रिजल किस में चला जाएगा? प्रेसिपिटेशन। विराज प्रेसिपिटेशन में, मिस्ट कंडेंसेशन में, हेज कंडेंसेशन में, हेल प्रेसिपिटेशन। इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? डन? यहाँ तक चीजें समझ आ गई सबको? हाँ, डेजर्ट एरियाज में कॉमनली देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। रुक जाओ, उसके पहले एक चीज और पढ़ लो। कंडीशन फॉर द फॉग फॉर्मेशन। फॉग बनाने के लिए, कोहरा के लिए, कोहरे के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्योंकि जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो ऊपर के लिए, धरती के पास बनता है, धरती पे भी कुछ चेंजेस चाहिए ना। जी हाँ, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना। कंडीशन फॉर द फॉग फॉर्मेशन, कोहरे के बनने के लिए जो भी शर्तें हैं, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो तुम देखो, इसको कैसे सोचते हैं, पहले इस पे काम करो, इस टॉपिक को सोचोगे कैसे। मैं एक लर्नर हूँ, तो मैं सोचूंगा यार मुझे फॉग बनाना है, मतलब मुझे लैंड के पास एक क्लाउड बनाना है। सीधी बात है, लैंड के पास क्लाउड बनाने के लिए, मेघ बनाने के लिए मुझे पहले तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेन खेल है टेम्परेचर का। नीचे का तापमान यदि कम रहेगा तो ही पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन बाकी टाइम तो सर ने मेरे को बताया है कि धरती के पास वाला टेम्परेचर तो गर्म होता है, वार्म, और ऊपर का कोल्ड होता है। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क रहेगा समझना, क्योंकि आपको याद है नॉर्मल लेफ्ट साइड पे पढ़ा था हमने, जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, नॉर्मली नीचे हवा गर्म होती है। तो इतना भी आसान नहीं है ये कंडीशन बनाना, नहीं तो हर दिन फॉग मिल जाता मुझे। तो टेक्निकली मुझे ये कंडीशन चाहिए कि नीचे ठंडी हवा चाहिए और ऊपर गर्म हवा चाहिए इसको बनाने के लिए, क्योंकि नीचे टेम्परेचर जब तक कम नहीं होगा तब तक कैपेसिटी कम नहीं होगी, आरएच बढ़ेगा नहीं। मतलब मुझे टेक्निकली टेम्परेचर इन्वर्जन कराना है धरती पे। और टेम्परेचर इन्वर्जन ऐसा तुम्हें वैली में सिखाया था, याद करो। इसलिए सुबह सुबह वैली में कॉमनली फॉग दिख जाता है तुम्हें, पर्वतों की घाटियों में तुम्हें फॉग मिलता ही है सुबह सुबह, क्योंकि वहाँ रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। पर नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे कैसे होगा, तो उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, सबसे पहली चीज़ की विंटर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर में ही पॉसिबल है टेम्परेचर कम होना, विंटर में भी स्पेशली नाइट में। तो लॉन्ग विंटर नाइट, लंबी सर्द रातें। क्यों? शीत रातें जिसे आप कह सकते हो, शीतकालीन रात भी लिख सकते हो। सर इससे क्या होगा भाई? रात में क्या होगा? रात में धरती अपने रेडिएशन निकाल देती है, और जब अपने रेडिएशन निकाल देती है, तो रेडिएशन निकालने के बाद, जी हाँ, पूरी अर्थ अपने आप को कूल डाउन कर लेगी ठंड में। जब अर्थ ठंडी हो जाएगी, तो ये वाली एयर भी क्या हो जाएगी, ये एयर भी ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। और वो लॉन्ग क्यों लिख रहा है? 1 मिनट में हवा ठंडी कर देगा क्या वो? तो विंटर में वैसी रातें लंबी रहती हैं, तो रात भर में सुबह 3-4 बजे तक धरती ठंडी हो जाती है और फिर हवा भी पूरी ठंडी हो जाती है। अपने को चाहिए भी ना वो, नीचे की हवा ठंडी जरूरी समय से।
लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यदि क्लाउड रहे पहले से ही आसमान में, बादल पहले से ही रहे, तो ये जो अर्थ अपने रेडिएशन निकालती है लॉन्ग वे, वो यहीं चोक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो पूरा वातावरण गर्म कर देंगे। तो दूसरी शर्त चाहिए मुझे क्लियर स्काई, साफ मौसम चाहिए। साफ मौसम इसलिए चाहिए ताकि रेडिएशन जो है अर्थ के वो निकल जाए बाहर, एस्केप कर जाए। क्योंकि क्लाउड रहा, बादल रहे, तो पृथ्वी की जो गर्मी है वो निकल पाएगी क्या बाहर? और यदि वो गर्मी रह गई तो नीचे की हवा गर्म रह गई और टेम्परेचर ज्यादा, तो कैपेसिटी ज्यादा, आरएच का मतलब कभी कोहरा बन ही नहीं पाएगा, फॉग बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ठंड में हर दिन भी कोहरा नहीं बनता, जिस दिन बादल रहते हैं उस दिन तो और नहीं बनता, क्योंकि वो दिन भर की गर्मी वहीं सब गर्मी चोक हो जाती है और फिर उतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होगा। सो क्लियर स्काई सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन, काम सिचुएशन होनी चाहिए, शांत अवस्था होनी चाहिए। कैसे, इसको समझो। मतलब नो विंड मूवमेंट, पवन की अनुपस्थिति होनी चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए। ये सब ऐसी क्यों बात कर रहा हूँ, देखो कैसे बताओ। इट्स लाइक कि मैंने पूरी तैयारी करी और मेहमान ही नहीं आए। जी हाँ, आपने क्या हुआ कि सब कुछ तैयारी करी, विंटर नाइट हो, एयर पूरी कोल्ड हो चुकी है, क्लियर स्काई है एकदम, सब कुछ बढ़िया था। अब बस फॉग बनने वाला था, इतने में इधर से तेज हवा का झोंका आया और ये पूरा एयर मास, ये पूरी हवा को इधर तक ले गया और यहाँ दूसरी हवा गर्म हवा ले आया उसने, मान लो गया नहीं, पड़ गया। हमने क्या बोला, काम कंडीशन, कोई हवा नहीं चलनी, क्योंकि वो जो विंड चलेगी ना, तो उधर से कौन सी हवा लेकर आ रही है उसे नहीं पता, गर्म भी ला सकती है, मान लो ठंडी भी लाई तो उसने उसमें एयर मॉइस्चर है भी कि नहीं। तो हमें काम कंडीशन चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। ठीक है, तुम खुद सोचो ना, सारी तैयारी थी, कोहरा बनने वाला था और एक हवा आई और पूरा हवा के झोंके ने उसको ले गई। तो वो जो कंडीशन डेवलप हुई थी, जो उसने लैंड से पूरी प्रॉपर्टी ली थी एयर ने, एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा घुमा सकता है। ये सब चीजों से हुआ क्या बेटा, नीचे की हवा ठंडी हुई है, ऊपर की गर्म रही है, यही हुआ है। इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, नीचे की हवा ठंडी होनी चाहिए। क्वेश्चन उल्टा कर सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की क्या क्या शर्तें हैं, तो शर्त यही रहेगी, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम कंडीशन होनी चाहिए, तब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। सो पूरी स्टोरी में यदि लिखूं कि फॉग बनने की कंडीशंस या ड्यू बनने की कंडीशंस या ग्राउंड लेवल पर कंडेंसेशन कराना है तुम्हें, सीधी बात है, धरातल के निकट संघनन कराना है, यदि धरातल के निकट संघनन यदि कराना है, या कोहरा बनाना है, या ओस बनने की जो कंडीशंस हैं, उसमें सबसे पहली चीज लॉन्ग विंटर नाइट लगेगी। ठीक है, लंबी सर्द रातें चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि रेडिएशन जो है वो निकल जाए, अर्थ के रेडिएशन रेडिएट हो जाए, मतलब पृथ्वी की जो विकिरण है वो निकल जाए और अर्थ सरफेस कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए, ताकि एयर भी कूल डाउन हो जाए। मतलब पृथ्वी की सतह, जब पृथ्वी के विकिरण निकल जाएंगे तो पृथ्वी की सतह भी ठंडी हो जाएगी, फलस्वरूप हवा भी ठंडी हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, क्लियर स्काई चाहिए, साफ मौसम चाहिए। तीसरा, विंड मूवमेंट एब्सेंट चाहिए, मतलब काम कंडीशन चाहिए, मतलब शांत अवस्था चाहिए, मतलब पवनों का अभाव चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। चौथा तो बाकी फिर सबको पता है, टेम्परेचर कम, ओह उल्टा भी लिख सकता है, टेम्परेचर इन्वर्जन भी चाहिए, मतलब तापमान व्युत्क्रमण भी चाहिए। नहीं समझ आया जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन, ध्यान रखना, नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा गर्म चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कम चाहिए, कैपेसिटी भी हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, आरएच ज्यादा चाहिए, ड्यू पॉइंट भी चाहिए, एयर का सेचुरेशन भी चाहिए। सारी कंडीशन तो लगेंगी लगेंगी। मतलब तापमान कम चाहिए, सामर्थ्य भी कम चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा चाहिए, ओसांक भी चाहिए हमें, और हवा का संतृप्त होना भी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव लैप्स रेट दिखेगा। क्या कहते हो, ऐसा कुछ है? जी सर, ऋणात्मक ताप पतन दर होगा, क्योंकि नीचे ठंडी हवा, ऊपर कैसे वार्म होगी मजे से। ये रेडिएशन जो निकल रहे हैं कहाँ जाएंगे, ऊपर ही तो रहेंगे ना, उसके कंपेरिजन में नीचे की हवा ठंडी रहेगी। ठीक है, तभी सर्दियों में क्लाउड्स वाले दिन ठंड कम होती है, क्योंकि वो रेडिएशन ट्रैप कर लेते हैं। जिस दिन ह्यूमिडिटी रहती है, वाटर वेपर रहता है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो गर्मी बनी रहती है। नेगेटिव लैप्स रेट वाला पॉइंट सर समझ नहीं आया, रिवीजन नहीं किया मैंने सर, रिवीजन वेल डन। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, उसको पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं। और जब ये चीज चेंज हो जाती है, आप स्ट्रेटोस्फीयर में जाके देखो, उसमें मैंने लिखवाया था कि जो कंडीशन उल्टी हो जाती है, चेंज हो जाती है। जी हाँ, रिवीजन रिवीजन, जी हाँ। तो नॉर्मल क्या होता है, धरती पे नीचे गर्म हवा, ऊपर ठंडी हवा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेफ्ट रेट कहते हैं। पर अभी तो कोहरे के टाइम में क्या चाहिए, कोल्ड एयर, ऊपर वार्म चाहिए ना, ये उल्टा हो गया, मतलब लेफ्ट रेट पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो गया। मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हम ये बात लिख सकते हैं, ध्यान रखो भैया। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। सर कितना पढ़ाओगे सर, मेघों के प्रकार। मुझे लगा था क्लास ही नहीं होगी, इंटरनेट चलेगा नहीं, पर देखो सिम ने कमाल कर दिया भाई। जी पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, कुछ ना कुछ चलते रहता है लोग। एयरटेल वाले एयर में रह गए, टेल पता नहीं कहाँ चली गई।
जियो क्या, जियो पैसे ले लेते हैं और सेवा देना भूल जाते हैं, मतलब पैसे क्यों लेते हैं नहीं पता मुझे, भूल गए। जियो अलग ही जो है पैसे लेके भूल गए वैसे हाल में। चलो, बीएसएनएल भीतर से नहीं लगता, बाहर से नहीं लगता, कहीं से नहीं लगता बीएसएनएल, कहीं से नहीं बीएसएनएल परेशान है, पता नहीं, मेरे यहाँ तो मतलब शायद अभी कल एक पहचान क्या है वो इनकम टैक्स में, तो कह रहे थे कि हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, भीड़ बहुत हो गई, तो बीएसएनएल का ऑफिस खाली हुआ तो वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा लो, उनको तो पता नहीं अर्ली रिटायरमेंट दे दिया। हाँ, नहीं तो एक टाइम था कि जेटीओ का एग्जाम हो रहा था, मतलब 2011-12 में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का एग्जाम देना होता था, जैसे गेट का एग्जाम लोग तैयारी करते थे, जेटीओ की तैयारी करते थे। तो वही हुआ। चलो, क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है? प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, ऐसा वर्षन का प्रकार है बादल। अरे बोलो भैया, ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा इसलिए बोलना पड़ता है, 10 बच्चे ऐसे हैं जो अलग ही माहौल में बैठे रहते हैं। क्लाउड के मैं सिर्फ प्रकार, मतलब मैं सिर्फ तुम्हें नेमिंग सिखा रहा हूँ अभी। क्या सिखा रहा हूँ? नेमिंग। इनका और यूज जो है आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नेमिंग, अभी हम वार्म अप कर रहे हैं मान के चलो। अभी हम सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं कि बादल, कौन सा बादल कैसे दिखता है। क्योंकि जब भी तुम खिड़की से बाहर देखोगे, खिड़की जैसे भी बाहर देखोगे जो देखना हो, तो कभी भी क्लाउड एक नहीं दिखते तुम्हें। मतलब कभी क्लाउड ऐसे दिखते हैं, तो कभी ऐसे दिखते हैं, तो कभी ऐसे दिखते हैं, तो कभी ऐसे, तो नहीं ऐसे दिखते हैं, तो ऐसे दिखते हैं, तो कभी ऐसे दिखते हैं, कुछ तो दिखते हैं, और नहीं कुछ तो मान लो ऐसे दिख गए, तो बोले ऐसे दिख गए। पर आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन से बादल बारिश करेगा। लेवल सबके निकलेंगे, जो बैठा रहेगा ध्यान देगा उसके लेवल निकलेंगे। जी सर, आखिरी तक जो ध्यान देगा सबके लेवल निकल जाएंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड को पढ़ना। तो जो क्लाउड है वो तो तुम्हें पता ही है कि फ्लोटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स होते हैं उसमें, तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें। ठीक है, क्लाउड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितनों में करते हैं? कितने में करते हैं? कुछ टाइप कर रहे हैं बेचारे, ठीक है, और कुछ तो पता नहीं जो है, बॉटल देख ली, बॉटल रख रहे हैं, पेज पर रख रहे हैं, कुछ बैठे। 3 होते हैं। अरे तो तुम ये कहाँ जाना है तुम्हें, ये मतलब ऐसे रख के कहाँ जाना है? वो कुछ जो है ऐसे हो गए बिल्कुल, बहुत देर हो गई, घड़ी 2-3 बार घड़ी देख ली कि अब क्या हुआ। वो कुछ का अलग चल रहा है, आंसर चेक करोगे क्या आज आप? अलग कहानी चल रही है उसकी। मैं अभी आंसर नहीं चेक करूंगा, मैं अभी क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन और लिखवाऊंगा, फिर चेक करूंगा। अभी क्लाइमेटोलॉजी के मीन से डिस्कशन करूंगा। तो सबके अपने अपने कहानी, बट अभी फिलहाल तुम्हें ध्यान देना है कि हम क्लाउड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ चेक कर रहे हैं, मेरा कैमरा चालू तो नहीं है, सर ने कुछ देखा तो नहीं? जी हाँ। तो 3 प्रकार के हैं और हाइट के आधार पर कर रहे हैं। 2000 मीटर तक के जो क्लाउड होते हैं, जैसे जमीन है हमारी, जमीन से 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर, फिर 2 से 6 किलोमीटर, जीरो ये है हमारा, और फिर 6 से 12-13 किलोमीटर। ठीक है, 3 हिस्सों। तो ये है नीचे वाले क्लाउड, मतलब लो क्लाउड, निम्न मेघ। ये है मिडिल क्लाउड, मध्य मेघ। और ये है आपके लिए मान के चलिए हाई क्लाउड, उच्च मेघ। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपसे? लो क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स। निम्न मेघ, मध्य मेघ और उच्च मेघ। निम्न, मध्य, उच्च, ऊंचाई के आधार पर बात कर रहे हैं, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12। तो सर मैं वो टेप लेके चला जाऊंगा क्या, मेजरिंग टेप, कि ये 2 है, ये 6 है, ये नहीं? थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे जो दिख रहा हो तुम्हें, जो बहुत पास में है, नजदीक वाले आप देख सकते हो, ठीक है, या मान लो ये बहुत नजदीक है कंपैरेटिवली, लेकिन तुम इसको नजदीक भी बोल सकते हो कि थोड़े नजदीक है ये, लो क्लाउड्स में आ गए। पर अब तुम कहो कि इनको लो क्लाउड्स कह दो तो हो गया काम, मतलब ये काफी ज्यादा ऊंचाई पे है। ये भी हाई क्लाउड्स हैं एकदम। ये थोड़े कुछ मिडिल क्लाउड्स के दिखाई, मिडिल लेवल के दिखाई देंगे, ये थोड़े मिडिल लेवल के दिखाई देंगे। बट ये देखोगे तो थोड़े से तुम लो क्लाउड्स की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि थोड़ा आपको अंदाजा ही लग जाएगा। अब देखना जरा, ये छोटे छोटे जब ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये जितना नीचे आओगे इनका शेप, आकार, साइज क्या होते जा रहा है। हाँ, ये पहले कर लो क्यों, इधर ध्यान दे लो। तो जो बड़े दिख रहे हैं तुम्हें, वो कंपैरेटिवली पास में ही होंगे, लोअर की कैटेगरी में। और मान लो कि नहीं समझ बैठ रही, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक फोटो दिखाऊंगा, आर पार हो जाओगे। दिख रहा है ये क्लाउड, ये जितनी ऊंचाई है छोटे छोटे होते जा रहे, बरस गए बेचारे जो बरसने थे नीचे। ठीक है सर, इसको तुम हाई क्लाउड बोलोगे क्या एकदम? जो तो लोअर है सर जी, लोअर की तरह दिखेंगे। ठीक, अब अपन नामकरण कर देते हैं इनका। जो भी क्लाउड तुम्हें हाइट पर मिलते हैं, ऊंचाई पर, 6 से 12 किलो, उसमें एक शब्द मिलेगा तुम्हें सिररस, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में मिलेगा। सिररस का मतलब होता है पक्षाव, पक्षी जैसे, पक्षी के पंख जैसे, फेदर स्ट्रक्चर। सो सिररस इज द वर्ड, किसी भी क्लाउड में लिखा मिल जाए प्रीफिक्स में, शुरुआत में, तो समझ जाना कि बहुत ऊंचे वाले में है। कॉमन वर्ड देख लो, मिल जाएगा सिर्फ। हिंदी में लिखूंगा पक्षाव, पक्षाव, पक्षाव। इतना समझ आया? सूरज थोड़ी देर पढ़ लो बेटा आप, तुम है ना, बड़े बादल छोटे बादल, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, पहले नाम पढ़ लो जरा। फिर कहोगे मेरे को नहीं समझ आया, फिर बोलते हैं सर चिल्लाते हैं, डांटते हैं। काम देखो अपने, ये हेडिंग अभी बनी हुई है, मिस कॉल आ रहे हैं हेडिंग से, 100 मिस कॉल आए होंगे अभी। यही बात है कि भैया मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी फिलहाल नाम समझ लो तुम। और है क्या एक आध ऐसा? थोड़ी देर रुक जाओ, बड़े बादल छोटे बादल सब समझा दूंगा। किसी भी क्लाउड में तुम्हें प्रीफिक्स में अल्टो मिल जाए, अल्टो, अल्टो कार, मतलब समझ जाना कि मिडिल क्लाउड है, मध्य। हिंदी में अल्टो को लिखते हैं ये लोग मध्य। ठीक है प्रभु जी, बस। किसी क्लाउड में स्ट्रेटो मिल जाए, ठीक है, मतलब समझ जाना, समझ जाना कि यदि स्ट्रेटो लिखा है, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर, परत, तो अपन दूसरा मतलब समझेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में यदि स्ट्रेटो लिखा है, स्ट्रेटो, स्ट्रेटस, हिंदी में स्तर शब्द यूज किया गया है, तो मतलब समझ जाना नीचे। तो तुमने क्या सीखा? 3 नाम। सबसे पहले क्लाउड का नाम देखूंगा मैं, इसको मत देखना और इसको मत देखना, ठीक है बेटे? जिन पे गोला लगा रहा हूं उनको देखो।
कि जब सिर्रो लगा है तो ऊपर है, अल्टो लगा है तो बीच में है, आगे लगा हुआ स्ट्रेटस शब्द है तो वो नीचे है। जहां में तो कछु ना लगो सर, ना लगो ना अल्टो लगो ना सिर्रो लगो, तो इसको नीचे लिख दो, इसमें कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है प्रभु, यहां तक क्लियर सबको? पहला काम क्लियर। हिंदी मीडियम बेटा पक्षाब लगा होगा तो मतलब ये ऊपर उच्च मेघ है, मध्य लगे होंगे तो ये मध्य स्तरीय मेघ है, और सिर्फ स्तर शब्द यूज किया होगा तो नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई क्लाउड यदि ऐसा ऐसा है, व्हाट इज ऐसा ऐसा? कपास जैसा, वूल शेप। अक्सर तुमने ऐसे ही तो क्लाउड बनाए, ये बनाया मैंने, कंपटीशन स्टेट कंपटीशन चल रहा था, ये दो सूरज बना दिए, एक उसका एक मेरा दिया, मतलब जो चेक करेगा ये मैंने बना दिया, और ये उसके बाद में ये क्लाउड ये जो तुम क्लाउड बनाए हो, ये जो तुमने क्लाउड बनाए ये वाले, फिर उड़ा दिए तुमने, पक्षी मान नहीं रहा हो तुम जो है। जी सर, पेड़ बिल्डा। तो ये जो क्लाउड थे ना, वूल शेप वाले, कपासी मेघ जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे क्यूमुलस। जहां जहां क्यूमुलस दिखा मिल जाए समझ जाना बचपन के क्लाउड ऐसे ऐसे। सिर्रो के आगे क्यूमुलस लगा है मतलब ऐसे ऐसे वाले, कपास जैसे वाले, लेकिन सिर्रो है तो ऊपर। अल्टो के साथ क्यूमुलस लगा है मतलब ऐसे ऐसे वाले, मतलब बीच में। और इसमें लिखा है मतलब स्ट्रेटो लगा है मतलब ये नीचे। हिंदी मीडियम पक्षाब कपासी, मध्य कपासी और स्तरी कपासी। पक्षाब कपासी, मध्य कपासी, स्तरी कपासी। समझ गए क्या? पक्षाब कपासी, सिर्रो क्यूमुलस, अल्टो क्यूमुलस और स्ट्रेटो क्यूमुलस। रियल फील में आना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल कि यार ये तो कपास जैसे दिख रहे हैं, बीच में दिखाई दे रहे हैं, तो एक काम करता हूं, अल्टो लिखूंगा और क्यूमुलस लिखूंगा, मध्य लिखूंगा और कपासी लिखूंगा। लेकिन ये थोड़ी हाइट वाले दिख रहे हैं मुझे, तो ये इनके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूं? सिर्रो क्यूमुलस। जी हाँ, समझ आ गई बात बेटा? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार से? वो जो नीचे रहेंगे वो स्ट्रेटो क्यूमुलस हो गए। फिर वही बात, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? सो गए थे क्या? अभी समझाया ना मैंने तुमको। सबसे पहले वही बताया था, डिस्टेंस कैसे निकालें। देख के ही समझ आ जाएगा उनके आकार को, देख के समझ आएगा। आकार से जितना नीचे के रहेंगे उतने बड़े आकार के दिखेंगे, तुम्हारे नजदीक है वो, क्योंकि। जी सर, इसमें इसमें और इसमें तीनों में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। पहचान के रियल फील ले लोगे कि कहाँ है ये। बेटा तुम खिड़की खोलोगे ना, बादल देख के बता दोगे कि ये सिर्रो क्यूमुलस है कि अल्टो क्यूमुलस है कि स्ट्रेटो क्यूमुलस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग इसमें। अब कोई क्लाउड यदि परत में है, लेयर में, लेयर्ड में, ये ऐसे कपास जैसा नहीं, उसके विपरीत लेयर जैसा, लेयर्ड स्ट्रक्चर। जी सर, जैसे मान लेते हैं हम, ये दिख रहा होगा आपको, ये वो कपास तो नहीं बोल सकते इसको। जी सर, तो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर के लिए जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, जो इस तरह की जो कहानी में दिखाई दे रही है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे लेयर, परत, लेयर, स्ट्रेटा। तो सफिक्स में लगेगा, पीछे लगेगा वो, सिर्रो के साथ स्ट्रेटस, अल्टो के साथ स्ट्रेटस। मतलब आप समझ जाना कि ये बीच वाले क्लाउड है लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये ऊंचे मेघ है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर। और जब कुछ भी नहीं लगा हो ना, सिर्रो ना अल्टो, मतलब नीचे वाला मेघ, और इसी को तो तुमने फॉग कह दिया, इसी को तो तुमने फॉग बोल दिया। दिखाता हूं मैं एक इमेज आपको, रुकना जरा। रुकना है ना? देखो दिखाई दे रहा है लोअर क्लाउड, लोअर स्टेटस, इसी को कोहरा कहने लगते हैं हम लोग, इसी को तो कोहरा कहते हैं, इसी को फॉग कहते हैं। सो ये नीचे का है तो इसको हम स्टेटस वर्ड यूज कर रहे हैं। आपने नोट्स में भी लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, स्टेटस क्लाउड, मतलब समझ गए? लेकिन यही चीज थोड़ी हाइट पे रहेगी, बीच में तो तुम इसको समझ जाओगे, इसको अल्टो स्टेटस बोल दोगे, है ना? यही चीज थोड़ी हाइट पे हो गई, लेयर स्ट्रक्चर पे तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? सिर्रो स्टेटस हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, वूल शेप यदि आ गया तो उसमें वर्ड कौन सा चेंज हो जाएगा? क्यूमुलस वर्ड लगा देंगे, कपासी लगा देंगे। नहीं तो सब में क्या चलेगा? स्तरी चलेगा, निम्न स्तरी, मध्य स्तरी, पक्षाप स्तरी। और बाकी पक्षाप कपासी, पक्षाप कपासी के साथ में मध्य कपासी और स्तरी कपासी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोलो में पढ़ के देखो, कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो करो भैया जल्दी, आधा मिनट का समय। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी कहानी है कि क्यूमुलस शब्द का मतलब क्या है? जो कपास जैसा दिख रहा हो। लेकिन इसमें ना तो अल्टो लगा है ना स्टेटस, सिर्रो लगा, मतलब नीचे रहेगा। सीधी सी कहानी है, पहली बात। तो मैंने क्यूमुलस देखा, क्यूमुलस देखा, क्यूमुलस देखा, क्या लगा है आगे? स्टेटो लगा है तो नीचे का है, अल्टो लगा है तो बीच का है, सिर्रो लगा है तो ऊपर है।
ऐसे स्टेटस में 0 लगा है तो ऊपर है, स्टेटस में बीच में लगा है तो ये है, नीचे ये है। स्टेटस में क्या कहते हैं हम लोग? स्तरी। उसमें क्या लिखा है? मध्य। इसको हम स्तरी, और इसमें क्या लिखेंगे? पक्षाभ। इसमें स्तरी लिखेंगे सिंपल। क्यूमुलस में कपासी और मध्य, मध्य कपासी, कपासी, और ये पक्षाभ, ऊंचे हैं। ठीक है, अब बचा ये सिरस। सिरस का मतलब क्या है? फेदर स्ट्रक्चर, पंख जैसा, पक्षाभ। तो कभी कभी आपने ऐसे क्लाउड देखे होंगे जो फेदर जैसे दिखाई देते हैं, तो इनको हम सिरस बोलते हैं। अब नाम से समझ आ रहा है कि नीचे तो मिलेंगे नहीं, ऊपर की तरफ है, तो इसको हमें फेदर स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है कि सिरस ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब लास्ट टर्म है जिन बादलों में बारिश होती है, क्योंकि सब बारिश नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो सब आगे देखेंगे, क्योंकि इनमें बरसने के बाद जो बचे कुचे होते हैं वो ये है। जिनमें बारिश मिलेगी उनका कॉमन वर्ड है निम्बस। सो रेन बियरिंग क्लाउड जो होते हैं, निम्बस का मतलब होता है रेनफॉल, बारिश, प्रेसिपिटेशन जिसमें हो रहा हो। तो कई बार ऐसे बादल जो बारिश कर रहे हो, लेयर में मिल रहे हो, नीचे हो, उनको हम निम्बो स्टेटस कहते हैं। स्तरी वर्षी, निम्बस मतलब वर्षी, वर्षी बादल, ये निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, बारिश करेंगे गाइस, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बो नीचे। ठीक है, और एक क्लाउड ऐसा है जिसकी हाइट वाइट का कोई रिलेशन नहीं है, महान क्लाउड है ये, एकदम राइज करता है और बहुत तेज बारिश करता है, भयंकर तेज। निम्बस लगाई है, क्यूमुलो मतलब कपास जैसा दिख ही रहा है, कोई हाइट वाइट का रोल नहीं है, उठूंगा और तेज बारिश करूंगा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, सबसे ज्यादा बारिश करने वाला क्लाउड, आंधी तूफान देने वाला क्लाउड, थंडर स्ट्रॉम तेज बारिश, तड़ित झंझावट जिसे हम कहते हैं। तो इसे हम लोग जो है कौन सा क्लाउड कहते हैं? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, कपासी वर्षी मेघ, स्तरी वर्षी, वर्षा स्तरी मेघ। ये एनविल शेप का होता है ऐसे, एनविल देखा है आपने? वो कॉबलर के यहाँ जूते सुधरवाने जाते थे तो एक स्टैंड रहता था, एनविल, एनविल शेप, तो वो क्यूमुलो निम्बस है, फैल जाता है ऊपर। कल की जो क्लास होगी ना उसमें इन्हीं को हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कल हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग तरह की जब बारिश होती है तो अलग अलग तरह के क्लाउड्स बनते हैं, तब वो काम आएंगे तुम्हें, अच्छा ये क्लाउड ऐसे बनते हैं। आज हमने नाम सीखा हुआ है ना? हाँ, क्लियर हो गई बात? आज हमने नाम सीखा है, मतलब बातों बातों में मैं अचानक क्या करूंगा, एक क्लाउड और एक कोहरा, अरे यार ये तो नीचे है, स्ट्रेटस क्लाउड। अरे यार ये तो बीच में है, तो अल्टो लगा के स्टेटस कर दूंगा। अरे यार ये तो बीच में है, तो अल्टो लगा के कपास, क्यूमुलस बना दूंगा। हिंदी मीडियम, बीच में है, मध्य लिखूंगा, कपास, कपासी। तो तुम एक बार शांति से ऑब्जर्व कर लो और सारे क्लाउड्स के नाम को देख लो, चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे, चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे। कोई भी रैंडम नाम लेके देखो, कोई भी रैंडम। तो हिंदी मीडियम बेटा पक्षाब हो गया, ये बन गया मेरे लिए पक्षाब, कपास जैसा, कपासी, पक्षाब, स्तरी, मध्य स्तरी, मध्य कपासी, स्तरी कपासी, स्तरी मेघ हो गया, ये कपासी हो गया, ये वर्षा स्तरी निम्बो, ये कपासी वर्षी मेघ। तो जैसे ही सिरस वर्ड पकड़ा, अल्टो वर्ड पकड़ा, स्ट्रेटो वर्ड पकड़ा, तुम्हें हाइट समझ आ गई। क्यूमुलस वर्ड देखोगे तो भूल जैसा, निम्बस मतलब बारिश, और लेयर के लिए स्ट्रेटस। तो आज हमने फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, फॉग की कंडीशन और टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये सारी चीजें सीख ली। इसके बाद अपन कल डिस्कस करेंगे। आज की सेवाएं यही तक थी, जो भी मैंने पढ़ाया है, हाँ, वो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसमें कुछ एक जो आपके डाउट्स हैं वो आगे मैं डाउट फॉर्म सर्कुलेट कर दूंगा बेटा। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े दिनों के बाद और सॉल्व होंगे, क्योंकि अभी ओशनोलॉजी पढ़ना बाकी है ना।